रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुबह सुबह फ़हीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सबका करता है स्वागत। लेकिन स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ भाई, मेरे साथ मेरी साथी हैं यानी कि साक्षी, आरजे साक्षी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ़हीम जी। और रात नींद कैसी आई? बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि यहाँ आने का इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि नींद मैं कैसे बताऊं कि नींद नहीं आई है, क्योंकि बार बार यही लग रहा था कि जाना है और बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी एडवाइजेस हैं जो कि पहुँचानी है हमारे श्रोतागणों तक। लेकिन एक बात तो है, नींद तो अच्छी आई होगी, लेकिन जब रात की नींद मुकम्मल हो जाती है ना, और जो सुबह की इस वक्त की जो आवाज़ होती है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। और दोस्तों आप सुन रहे हैं कि साक्षी की आवाज़ अच्छी लग रही है, लेकिन साक्षी के अलावा, मेरे अलावा एक और मेरे साथ मेहमान हैं और उनका नाम है मानव शर्मा। मानव शर्मा से आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्या है ये जो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, कल से हम सारे आरजेज आपके साथ हैं और अलग अलग लोगों के टॉपिक हैं और मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सारी बातें पहुंचाना जो कि हम लोगों की ज़िंदगी से संबंध रखती हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्यावरण की बात मैं आपसे करता हूं। टॉपिक है पर्यावरण, और पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के हम बात कर रहे हैं और आज भी बात करेंगे। लेकिन आज जो पर्यावरण को लेकर के हमारे साथ जो हमारे साथी हैं, मेहमान भी हैं और बहुत सारी बातें आज आपसे करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। तो चलिए भाई साक्षी, भाई मेहमान आता है तो स्वागत तो बनता है। बिल्कुल, और इसी बात पर मैं मानव शर्मा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साक्षी जी, फ़हीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, आज इस मंच पे हम पर्यावरण के ऊपर चर्चा करेंगे जी। और ये पर्यावरण आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हमें लोग बात नहीं करते पर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक ऐसे क्रूशल फेज में हैं जहाँ पे इंसान का और पर्यावरण का एक ऐसा रिश्ता है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा दोस्तों देखिए, ये तो हमारे साथ अभी आपने आवाज़ सुनी, ये मानव शर्मा है और बहुत सारी बातें आज आपसे करने वाले हैं। ये जो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ये है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो आप हमारे लिए कुछ ये शुभकामनाएं दीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। ये सब आप लोगों की ही वजह से मुमकिन हो सकता है और आपसे ये रेडियो, चाहे ये मानव रचना हो या संसार का कोई रेडियो स्टेशन हो या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो, आप लोगों के बिना अधूरा है। साक्षी? बिल्कुल फ़हीम जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि हमारे लिसनर्स हैं और इनका जो प्यार है, उनका विश्वास है हमारे साथ इसी तरह से बना रहे, और साथ ही हमारा ये जो टास्क जो हमने एक कदम लिया है, एक पहल उठाई, एक मुहिम पे हम निकले हैं, तो वो पूरी हो। इसी बात की मैं कहूँगी सारे जो लिसनर्स हैं वो आप दुआ करें। और साथ ही साथ सर यहाँ पर अब चूँकि हमारे साथ मानव शर्मा मौजूद हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है, क्योंकि आज का ये जो प्रोग्राम हम थीम जो है ये है सस्टेनेबिलिटी, और इसमें सबसे अहम मुद्दे पे अगर हम बात करें तो वो है पर्यावरण, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा तभी जो है हमारी जो हेल्थ है वो भी, क्योंकि मैं हमेशा से अब जो अपना प्रोग्राम लेके आती हूँ रिचार्ज मॉर्निंग, उसमें मैं यही कहती हूँ कि देखिए हेल्थ के ऊपर जब भी बात आती है तो बात करती है आपसे साक्षी, तो साक्षी ना ये सारी बातें जो है आज मैं इन्वायरमेंट और हेल्थ की भी थोड़ी बहुत आपसे ज़रूर करने वाली हूँ कि किस तरह आपका ये आसपास जो वातावरण है आपकी हेल्थ पर निर्भर करता है, किस तरह से जो है ये दोनों कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि हमारी सेहत पर जो सबसे गहरा असर होता है वो हमारे आसपास के नेचर का होता है। और आजकल दिन पर दिन जिस तरह से हम देखें कि जो पर्यावरण है बहुत ज़्यादा दूषित होता चला जा रहा है, किन कारणों की वजह से, उन कारणों पे हम आज कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो ओवर टू यू फ़हीम जी। जी, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता क्या है साक्षी, आप देखिए हम रेडियो मानव रचना पे बात करते हैं, चलो ये तो अभी 5 दिन का एक शो है जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा रोज़ाना तुम्हारा भी अपना एक शो है, मेरा भी अपना एक शो है जी। मकसद रेडियो मानव रचना का यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए।
बिल्कुल। और लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, इसके लिए हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसा कि दोस्तों अभी साक्षी बता रही थी कि पर्यावरण की बात करेंगे। अब ये जो पर्यावरण शब्द है ना, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, कल भी मैं ये बात कर रहा था, तो परि और आवरण। परि का मतलब जो हमारी परिधि होती है, और आवरण हमारा कवच। तो ये पर्यावरण है ना, ये सब हम लोगों की, जैसा भी बता रही थी साक्षी, कि हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बात चाहे सांस लेने की क्यों ना हो, अगर हवा में स्वच्छता है, हवा तरोताज़ा है, तो जाहिर सी बात है हमारी सेहत पर इसका पूरा असर पड़ेगा। अब देखिए, हमारे दोस्त साथ बैठे हैं, मानव शर्मा अभी पानी पी रहे थे। अब ये पानी भी देखिए क्या है, सब ये हमारे जीवन के ही तो हिस्से हैं, मतलब इनके बिना आप जीने की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों मानव? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम अनदेखा कर देते हैं अपनी डेली लाइफ में। हाँ। बट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि जैसे एक परिवार होता है, परिवार में माता-पिता, बहन, भाई, बीवी, बच्चे सब होते हैं। वैसे ही हमारा पर्यावरण है। जी। एनवायरनमेंट इज़ लाइक इट्स अ कंपोनेंट एंड मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स, कि उसमें लैंड भी है, वाटर भी है, आपका एयर भी है। अब ये एक साइकिल चलती है, हाँ। एक साइकिल होती है, और इस साइकिल में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर हिल जाए ना, जैसे घर में हाँ। कोई एक सदस्य परिवार का बीमार पड़ जाए, हाँ। तो पूरा परिवार टूट जाता है। सही वैसे बात है। ही एनवायरनमेंट है हमारा, कि अगर धरती पे कोई फर्क पड़ता है या आकाश पे या पानी पे, तो पूरा एक साइकिल टूट जाती है। और देखिए हम इंसान हैं, हम्म, हम आसमान में, अंतरिक्ष में जाके सांस तो ले नहीं सकते, बिल्कुल। हम लेते हैं धरती पे, क्योंकि धरती पे ही ऑक्सीजन की प्राप्ति है। वाटर लेवल, समुद्र की गहराई में जाके हम पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। हम फ्रेश पे रह के जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा ताज़ा पानी, उसी में तो पी सकते हैं। तो वही चीज़ है कि एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है। अब इस इकोसिस्टम में जो गड़बड़ होती है, लाइक जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं पॉल्यूशन के माध्यम से या अन्य प्रकार के माध्यमों से, ये पूरी एक साइकिल को चेंज कर देते हैं और एक एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो बहुत ही सीरियस इशू है, जिसपे हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक सही सटीक बात जो है वो कही है, क्योंकि अब हम देखें कि ये जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम अगर हाउस होल्ड अपनी एक्टिविटीज़ को अगर नोटिस करें, तो जैसे हम ध्यान नहीं देते कि पानी की हम वेस्टेज किस तरह से करते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम ब्रश करते हैं, नल को, टैप को खुला छोड़ देते हैं और अब ब्रश करते रहते हैं। देखा जाए तो देखिए कि वो जो पानी का वेस्टेज है वो कितना ज़्यादा है। हाँ, अगर हम देखिए, अब क्या होता है कि जैसे हम शावर ले रहे हैं, हमने अपना जो शावर है वो ओपन कर दिया, खोल दिया है, वहाँ से पानी जो है गिर रहा है। अच्छा, हम क्या करेंगे, साइड में खड़े होके हम सोप को लगाते हैं, लेकिन जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये जो पानी है ये आता है फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर होता है पीने लायक पानी। तो जो लोग इसका सेवन तक नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों को पानी की कमी है, जस्ट बिकॉज हमें मिल रहा है, ये नहीं हम कह सकते हैं कि पानी पूरी अर्थ पे उतना ही इक्वली मौजूद है जितना वो हमें जिस तरह से मिल रहा है। अगर आपके पास 24 घंटे पानी आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो दूसरे लोग अदर स्टेट में रह रहे हैं उनके पास वो पानी वहाँ उपलब्ध हो। तो ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि हम जो है, अगर वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो अगर हम थोड़े से शुरुआत करेंगे, हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, तो क्यों नहीं हम बहुत सारी जो बड़े से बड़े जो पहाड़ है, हम जरूर उसको, जैसे कहते हैं वो कहते हैं ना कि मांझी जो है, जब उन्होंने भाई पूरा पहाड़ जो था उसमें से एक बना दिया, तो ऐसे होता है कि धीरे धीरे करके जो है हम एक अपने एक अच्छे कदम पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि हम देखते हैं अब भाई हमारी जो मम्मियाँ होती है ना, उनमें ये बड़ी आदत होती है कि हम जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, अब जब कपड़े धुल रहे होते हैं उस टाइम पर उसमें पानी जो है वो तिगुना चौगुना पानी जो है वो यूज़ किया जाता है। एक कपड़े को धोने के लिए हर टाइम फ्रेश वाटर होना, और उसके बाद ये जो पानी है, उसके बाद आप देखिए ये जो पानी है उसको वो क्या करती हैं, या तो फेंक देती हैं।
अब हम क्या कर सकते हैं, इस पानी को हम रिस्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद स्टोर करके पानी को हम क्या कर सकते हैं, घर में जब आप झाड़ू पोछा, जब आप पोछा लगाते हैं वहां पर इस पानी को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इन बातों का हम ख्याल नहीं रखते हैं कि आप देखिए कि जब भी आप घर में आप पोछा लगाते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि इतनी एरिया में हमने साफ पानी से लगा दिया है, अब अगले एरिया की बारी है तो हम उस पानी को फेंक के दोबारा से वो करेंगे। लेकिन वो जो पानी है आप अपना आंगन धोने में उसे यूज कर सकते हैं, कि जितना भी हो गया आपने एक झाड़ू यूज ली है, उसके बाद आपने पानी को जो है निकाल दिया है वहां से, अपना आंगन जो है धो दिया। तो ऐसे होता है कि हम जब पानी नहीं बचाएंगे, आप देखिए पर्यावरण धीरे 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 कहीं ना कहीं तो वो हमसे दूर होता जा रहा है। जी बिल्कुल सही। इसलिए देखिए कि हवा में इतना ज्यादा जो टॉक्सिक जो होती जा रही है आजकल, हमारे ना लंग्स के लिए वो अच्छी है, ना ही वो हमारी आंखों के लिए अच्छी है। कितनी सारी बीमारियां जो है ये जो एयर पोल्यूशन है ये लेके आता है। और ना सिर्फ आप देखिए कि हमारी इससे हेल्थ, बल्कि फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, बल्कि हम इससे मेंटली भी परेशान हो रहे हैं। पहले ये हुआ था कि जब भी हम मेंटली परेशान होते थे तो हम नेचर में जाके बैठ जाया करते थे, है ना, हमें एक ताज़ी सांस आती थी। आजकल क्या हो गया, सब कुछ आर्टिफिशियल। हम क्या करते हैं, बालकनी में हमने 4 पौधे लगा रखे हैं, नीचे वो जो ग्रीन मैट लगा रखा है हमने आर्टिफिशियल जो है, और उसके बाद आप देखिए कि हम उस पे जाके सोचते हैं कि हाँ हम तो नेचर में आ गए। लेकिन असली नेचर वो है जब कहा जाता था कि आपको सुबह सुबह उठकर नंगे पैर गार्डन में घूमना है, आसपास पार्क में घूमना है। तो वो होता था हमारा नेचर, जो हम उनमें जब अपना समय व्यतीत करते थे तो हमें मन की भी खुशी मिलती थी। तो ये जो है बातें जो है वो कहीं ना कहीं अब हम जो है आने वाले, जो अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, आने वाले टाइम में, अब आप देखिए कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाली जनरेशन को भी हम यही बताएं, ना कि हम उनके लिए ये रिसोर्सेज छोड़ के जाएं जो कि आर्टिफिशियल है। कि ज़माना मैं कहूँगी एआई का ज़रूर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़रूर है, लेकिन नेचर, हमारा पर्यावरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आगे वाले आने वाली पीढ़ी के लिए। बिल्कुल ठीक है। और माफ करना मानव कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं मतलब आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया है, पर पर्यावरण जो इट्स वन एंड ओनली, कि वो एक में अपने में एक अलग है। जैसे प्रभु है ना अपने में एक अलग, वैसे ही हमारा पर्यावरण की एक बार इसको खो दिया हमने तो दोबारा हम कुछ भी कर लें दोबारा नहीं पा सकते। और जैसा आपने बताया कि जो पानी की समस्या है, यहाँ पे ना एक चीज़ कहूँगा कि हम 2 अप्रोच लगाते हैं। अगर एक साइंटिफिक टर्म्स में देखा जाए तो एक सेल्फिश और एक सेल्फनेस, कि एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है कि यार पेड़ को बचा लेता हूँ, कल मुझे सांस लेनी है। एक सोचता है एनवायरनमेंट के लिए कि नहीं यार, एनवायरनमेंट उसने हमसे क्या लिया है, हमने तो उससे लिया है, तो एनवायरनमेंट को बचाओ। मतलब एक होता है ना कि अपने फ़ायदे के लिए किसी का फ़ायदा करना, और एक होता है कि अच्छाई के लिए फ़ायदा करना। तो इंसान की ना एक सोच रही है हमेशा कि सेल्फिशनेस पे ज़्यादा फोकस रहा है और सेल्फलेसनेस पे कम रहा है। और ये जो वांट है, देखिए हम इस पे जो पोल्यूशन का ये मैटर है और एनवायरनमेंट का मैटर है, हम इसको ना डायरेक्टली पॉपुलेशन से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया की पॉपुलेशन देखा जाए तो 140 से 150 करोड़ के बीच में पहुंच चुकी है, और चाइना से लगभग 2-3 करोड़ पीछे ही होगी मतलब। और आने वाले कमिंग 4-5 ईयर्स में ही कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सरपास चाइना बाय लार्ज नंबर, कि मतलब वो कई नंबर से उसको क्रॉस कर लेगी चाइना को, और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन जाएगी इंडिया। तो देखिए ना अब इसमें कि जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसको रोटी कपड़ा मकान कैसे होगा, जंगलों को काटने तो पड़ेगा। और इंडिया इट्स नॉट जस्ट लार्ज पॉपुलेशन, मतलब इट्स नॉट अबाउट लार्ज पॉपुलेशन, इट्स डेंसली स्केर्ड पॉपुलेशन, की मतलब बहुत डेंस है। हम लोग बहुत पास रहते हैं, क्योंकि आप कोविड के टाइम पे देखिए जो मतलब नॉर्दर्न रीजन और सदर्न रीजन्स को कंपेयर कीजिए आप, तो और पहाड़ों को कंपेयर कीजिए, मतलब मिडिल एरियाज और नॉर्दर्न और सदर्न को कंपेयर करें तो साउथ में जो कोविड केसेस थे कम थे, केरला साइड में या पहाड़ों में, उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग दूर रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन, कि किसी स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, यही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इन सब का हाल देख लीजिए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का।
जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उतना ज़्यादा पोल्यूशन, बस्तियाँ, स्लम्स दुनिया भर के बने हुए हैं। पानी वहाँ पे पहुँचता नहीं है, पर नालियाँ वहाँ पे पहुँचती ज़रूर है। नालियों की सफाई नहीं, कुछ नहीं, वही गंदगी, सब बीमारियाँ फैल रही है ना। और यही कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को भी असर देता ही देता है। बिल्कुल। जैसे इकोनॉमिक एक्सपेक्ट मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, हमारी जीडीपी को, कंट्री की कहीं ना कहीं इफेक्ट देगा, क्योंकि बीमारियाँ होंगी, अस्पताल का खर्चा भी तो आएगा। बिल्कुल। गरीब आदमी हिंदुस्तान में है इतना कि वो कहाँ से, वो अपना रोटी का गुजारा नहीं कर सकता, वो इतनी महंगी महंगी दवाई का गुजारा कहाँ से करे। बंदे बीमार हो जाते हैं, नौकरी भी नहीं जा पाते, उनकी जॉब छूट जाती है, परिवार सड़कों पर जाते हैं। तो ये चीज़ एनवायरनमेंट ना अपने आप में सिर्फ एक सिंपल इशू नहीं कि हम बोलें कि एनवायरनमेंट के लिए हम क्यों करें, मतलब वो पेड़ पौधे ही तो हैं। हमें देखना चाहिए कि एक एनवायरनमेंट के लिए अगर हम कुछ करें तो हम कितने जगह मतलब काम कर सकते हैं, कि वो बहुत इनकम्पास है और बहुत लार्ज एक्सपेक्ट है। क्योंकि उस पर काम करके आप अपना कल्चरल, रीजनल, इकोनॉमिक, नेशनल, बहुत तरह के और इवन इंटरनेशनल लेवल्स पे भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ह्यूमैनिटी की तरफ। तो ये चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट इज समथिंग जिसको एक लोकल एफर्ट नहीं चाहिए, इसको एक इंटरनेशनल एफर्ट चाहिए सारे देशों का एक साथ। बहुत कम। और हम ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट जैसे एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट की तरफ हम कितना सोचें, क्या सोचें, हमें सोचना नहीं है कुछ भी। सरकार पॉलिसीज बनाती है, हमें बस उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, हमें कुछ नहीं करना। और बिल्कुल सही कहा आपने मानव। जब तक हम किसी भी योजना या किसी भी बात को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में नहीं डालेंगे, तब तक उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। और साक्षी आज हमारे साथ हैं। भाई देखिए, साक्षी को आप रोज़ाना सुनते हैं उनके शो में, बड़ा इनका हिट और मशहूर शो है, इनकी आवाज़ की तारीफ लोग बहुत करते हैं। और फिलहाल आप सुन रहे हैं लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो ऑन सस्टेनेबिलिटी फॉर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। और मेरे साथ हैं आज मेरे मेहमान, जो आपसे अभी पर्यावरण के बारे में बात कर रहे थे, और बड़ी आपने जो बातें बताई टेक्निकली वो बिल्कुल सही हैं। जो आपने पॉपुलेशन की बात करी, पर्यावरण को किस तरह से उसको जोड़ा है, ये वाकई में देखिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आपने एक बात कही थी कि कोई एक देश इस काम को नहीं कर सकता, उसमें सभी का साथ होना जरूरी है। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब सारे देश मिलके अपने लेवल पर इसके लिए प्रयास करें। और कहते हैं जब आप सच्ची कोशिशें करते हैं तो वो कभी भी नाकामयाब नहीं होती। इस बात को साक्षी भी मानेंगी? मैं ज़रूर मानूंगी फ़हीम जी। इसी के साथ ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही कि अगर हम इंटरनेशनल या बात करें, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। और मैं चाहूँगी मानव शर्मा से, मैं चाहूँगी कि मानव आप ये बताएं हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये जानना कि पर्यावरण क्या है, इसके बारे में मतलब एक बेसिक डिटेल, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे सभी लिसनर्स को ये जानना कि क्या है इसके मायने, सही मायनों में हमारे लिए पर्यावरण क्या मायने रखता है, इस बारे में आपसे जानना। देखिए कि बिफोर आई टेल यू द डेफिनेशन व्हाट एनवायरनमेंट इज, कि एनवायरनमेंट क्या होता है, मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग भागते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नई नई टेक्नोलॉजी, हमें लगता है कि वो हमारी नेसेसिटीज़ हैं डेली लाइफ की, बट दे आर जस्ट रिक्वायरमेंट्स, नॉट नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ क्या है? हवा, पानी, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। एंड एनवायरनमेंट इज वन सच थिंग कि इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट्स अ नेसेसिटी। और इस पर हम अभी फोकस नहीं कर रहे बिकॉज वी आर करंटली ऑन द वर्ज ऑफ आवर ओन डिस्ट्रक्शन and we are running towards, not running, we are simply, yeah, we can say that we are running towards the noose to hang ourselves up। कि मतलब हम लोग ना एक खुद को ही मारने के लिए लगे हुए हैं, कि खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, और एक टाइम आने पे हम खुद ही रोएंगे कि हमने क्या करा अपने साथ, कि एनवायरनमेंट को हम लोग नजर, क्योंकि देखिए ना, मैं 2 पेड़ काट के आता हूँ अपने फ़ायदे के लिए कि यार आज रात को घर पर लकड़ी जलाऊंगा, ठंड हो रही है, आप भी तो काटोगे 2 लकड़ियाँ, फ़हीम जी भी तो काटेंगे 2 लकड़ियाँ, ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे। अब सब 2-2 लकड़ियाँ काटेंगे तो कितने ही पेड़ बचेंगे। बिल्कुल। अब हमने ये तो देख लिया कि एनवायरनमेंट ज़रूरी है, पर एनवायरनमेंट होता क्या है? देखिए, एनवायरनमेंट जो शब्द है ये आया एक फ्रेंच वर्ड से, एनवायरन, जिसका मतलब होता है कि एवरीथिंग विच सराउंड्स अस, मतलब जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। आप हो गए, फ़हीम जी हो गए, मैं हो गया,
हवा हो गई, इस रूम में जो हवा है, ये धरती हो गई, इस पे चलते हुए जर्म्स, कीड़े मकोड़े, सब पशु पक्षी, हर चीज जो जिंदा है या नहीं, जिंदा भी नहीं, मतलब एबायोटिक एंड बायोटिक। जैसे एबायोटिक में आ गया आपका एयर, वाटर, लैंड, और बायोटिक में आ गया आपका ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सो ऑन। तो मतलब जो भी चीज हमारे चारों तरफ है और जिससे ये साइकिल चलती है, ये पृथ्वी की जो साइकिल चलती आई है ना, शुरू से लेके अब तक, कि वानर से लेके इंसान बना, तो वो एक साइकिल चलती है जो हम स्कूलों में पढ़ते थे पहले। तो बस वही साइकिल एक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर आप मैं रहते हैं और जीते। साक्षी ने सवाल किया, आपने उसका जवाब दिया, बहुत अच्छे से दिया, लेकिन एक सवाल तो मेरा भी बनता है ना। जी जी जरूर। अब ऐसा मत सोचना कि मैं बीच में फंस गया आज, इधर से भी सवाल दागा जा रहा है, उधर से भी। अर्जुन और कर्ण के बाण। नहीं, देखिए, आपको इसके बारे में बहुत अच्छी मालूमात है और इसीलिए रेडियो मानव रचना ने आपको आमंत्रित किया है, क्योंकि आपने अभी भी जो बोला वो बहुत अच्छी बात बताई है। और ये हम चाहते हैं कि अपने जो मेहमान हैं उनके माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो बातें बताई जाएं जो कि पर्यावरण से जुड़ी हुई है। पर्यावरण की जब बात आती है तो पहला सवाल था आपसे कि पर्यावरण क्या है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसके प्रकार क्या हैं, ये पर्यावरण कितने प्रकार का है, ये भी हमारे दोस्तों को ज़रूर बताएं। जी। तो यहाँ पर फ़हीम जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण का जो है, क्योंकि नेचर है, और नेचर जो है वो गॉड की क्रिएशन है, लेकिन इस नेचर को ना कहीं हम जो है दूषित कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और नुकसान पहुंचा रहे हैं। पोल्यूशन बहुत ज्यादा आजकल बढ़ गया है ना, कह सकते हैं सर, क्योंकि आप देखिए, और नाना कितने प्रकार के प्रदूषण है, पोल्यूशन है। ये जो है, ये हमारे गेस्ट जो जुड़े हैं हमारे साथ, मानव शर्मा, उनसे जानना चाहूंगी कि कितने तरीके के यहाँ पे जो पोल्यूशन है उसके बारे में जरा हमारे लिसनर्स को बताइए। देखिए, बैक टू पहले फ़हीम जी का क्वेश्चन कि कितने प्रकार के एनवायरनमेंट हैं। जैसे कि साक्षी जी ने कहा गॉड की क्रिएशन है, और गॉड की क्रिएशन तो देख लीजिए अनलिमिटेड है। पर्यावरण के अंदर भी पर्यावरण है। मतलब हम देखते हैं ना, एक चींटी के घर होता है धरती के अंदर, उसके अंदर भी एक साइकिल चल रही होती है। उस चींटी के घर के अंदर एक अंडा होता है, उस अंडे के अंदर भी एक साइकिल चल रही होती है। तो ऐसी हम बैठेंगे तो सही बता रहे हैं, 1-2 दिन पूरा निकल जाएगा रेडियो का कि हम कितने तरह के पर्यावरण है नहीं कर पाएंगे। तो साक्षी जी, आपका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या था, पोल्यूशन कितने तरह के। जी, देखिए, हम जितना पढ़ते आए हैं स्कूल टाइम से कि एयर, नॉइस, वाटर, सॉइल, हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि थर्मल भी और न्यूक्लियर, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर आपने देखा होगा कि 1 और 2 के बाद किस हिसाब से एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और एक वॉरफेयर की रेस लगी रही थी, इसमें डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वेपन्स और मतलब नए वेपन्स कर रहे थे, और जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर थे। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स जो थे, इनमें यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब धरती, आसमान, पानी, हर चीज़ को बहुत ही हाई लेवल तक पोल्यूट करते हैं। नॉट पोल्यूट भी नहीं करते, पोल्यूट एक छोटा शब्द है, जानलेवा, घातक कर देते हैं, जिससे हम नहीं, हमारी आने वाली 100 साल बाद की भी पीढ़ी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। इसके जो रेडिएशंस निकलती है, स्पेशली गामा रेडिएशंस, ये हमारे सेल्स के अंदर ना जेनेटिक म्यूटेशंस कर देती है। जैसे आपने देखा होगा जापान में, हिरोशिमा, नागासाकी में। मैं इसका एक एग्जांपल और देना चाहूंगी फ़हीम जी और मानव, कि जैसे कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई, जी, आज तक भी वो, अगर मैं आपको बताऊं कि आज से कितने साल पहले हुई थी, हम अपनी ज्योग्राफी की बुक में वो एक चैप्टर होता था जिसमें विद फोटोग्राफ, वो एक ही चैप्टर था जिसमें फोटोग्राफ होती है। और आज भी आप देखिए कि कुछ आज भी जेनेटिकली उनमें जो बच्चों में प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो बिल्कुल मैं मानव से सहमत हूँ यहाँ पर जो उन्होंने बात कही है कि जो है इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है, थर्मल या न्यूक्लियर का बात करें या फिर कोई केमिकल का बात करें, तो पोल्यूशन तो होता है, और उसकी वजह से जो आसपास आप देखिए कितना ज़्यादा जो है इसका हमारी सेहत पर असर पड़ता है। बिल्कुल आपके साथ में यहाँ सहमत हूँ मानव जी। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी का आपने बताया, ट्रेजेडी का सॉरी, याद आया कि 2 तारीख की रात को वो फैलने शुरू हुई गैस, और 3 तारीख तक ये सिलसिला चलता रहा। 2 दिन का रहा था ये सिलसिला ऑलमोस्ट, और
लगभग जितना मेरे को याद है शायद से 3,500 लोगों को उन्होंने बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। जान खोई थी। हम्म, बहुत मतलब दुख और मतलब वैसा मंजर था वो हम्म। जिस हिसाब से हुआ। बट यही सच्चाई है कि मतलब लोगों को ना, और ये जो मतलब पोल्यूशन की जो चीज़ है मेरे ख्याल से अब अगर इस चीज़ पे फोकस करें, देखें, तो उनको समझ में आ जानी चाहिए कि ये चीज़ें कितनी घातक हैं। कि मतलब हम जितना मॉडर्नाइजेशन देखिए, मैं मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साफ अगेंस्ट हूँ। मतलब मैं अपना विचार दे रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, पर अपना विचार कि हम जितना ग्रो कर रहे हैं ना टेक्नोलॉजी में, हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं आने वाले टाइम पे। हम्म, क्योंकि ये रेस निकल रही, पहले हम देखते थे वो गुरैया चिड़िया होती थी, कौन सी होती थी, क्या बिल्कुल, बिल्कुल, गुरैया ना, बिल्कुल। जी, गुरैया जी। हाँ, सोने नहीं देती थी दोपहर को वो किसी को भी जी। चीज़। अब जब से ये मोबाइल टावर्स लगे हैं, सब हम्म, नए नए सिग्नल्स आते जा रहे हैं, कहाँ सुनने देखने को मिलती है। बिल्कुल। वो बहुत ही अगर हम गांव की तरफ या बहुत ही अगर नेचर की तरफ, जैसे जी, जंगल जी। साइड एरिया हम जाए, अब पहले होता था ना कि हम आसपास पेड़ देखने के लिए ना हम निकल जाया करते थे। जी। हमें अगर कोई पशु या पक्षी देखने, हम थोड़ा घर के आसपास ही कोई पार्क में हम देख लिया करते थे। हम्म। लेकिन आजकल हम स्पेशली नेशनल पार्क जा रहे हैं, कभी हम जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं, हम स्पेशली ऐसे टूर प्लान करते हैं ताकि हम जाके वहाँ पर इनसे मिल सकें। अच्छा, बहरहाल ये तो बात रही, वो बिल्कुल यहाँ मैं मानव से सहमत हूँ कि पहले हमें जो छोटी सी वो चिड़िया होती थी वो दिखने को मिलती थी, लेकिन आजकल वो नहीं दिखती है। बहरहाल हमें वो चिड़िया जो है ये देखने को मिल जाती है अगर हम कहीं गाँव जाए जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पर जो यातायात का इतना, अगर मैं कहूँगी जैसे व्हीकल्स का इतना ज़्यादा आवाजाही नहीं है, वहाँ पर आज भी, या फिर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जहाँ यूज़ नहीं है, वहाँ पर आज भी देखा जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर मैं चाहूँगी, जैसे मानव के बार यहाँ पर बता रहे थे पोल्यूशन के ऊपर, तो उसी पर आते हैं मानव की आगे बात, आप थोड़ा कंटिन्यू जी जी। हम्म। अब हम एयर पोल्यूशन की अगर बात करें हम्म। कि हमारी वायु कैसे प्रदूषित होती है, हम्म। इसमें मेन जो है मतलब कंट्रीब्यूशन वो है VOCs का। VOCs मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक, सब ये जो कंबशन सब्सटेंसेस जो होते हैं, कंपाउंड्स, जी। ये होते हैं। और एरोसोल्स बेसिकली देखा जाए तो जो पेंट नहीं होता, पेंट के स्प्रे कैंस होते हैं, जी, जी, उसमें जी। जो गैस निकलती है हम्म, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम एरोसोल्स कहते हैं। वैसे ही हाइड्रोकार्बन्स और CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो अलग चीज़ों में पाए जाते हैं। बहुत डिटेल में है ये, पर अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये केमिकल कंपाउंड जो है ना, डस्ट पार्टिकल्स तो चलो ठीक है, नेचुरल है वो तो, जी। कुछ पोल्यूशन तो नेचुरली होता है, एनवायरनमेंट खुद ही करता है अपने आप को पोल्यूट, और वो ठीक भी कर देता है। बट हम जो अभी पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इस पर फोकस दिया जाए कि ये एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का बेसिकली अगर ह्यूमन मेड देखा जाए तो VOCs, एरोसोल्स, हाइड्रोकार्बन्स और CFCs ये मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। जैसे वेहिकुलर एमिशंस निकलते हैं गाड़ियों के पीछे से, अब CNG हो गई है तो थोड़ा सा फर्क दिखने को मिला, वरना पहले के टाइम पे वो चीज़ जिस हिसाब से बढ़ती जा रही थी, CNG नहीं आती तो पता नहीं आज हमारी स्टेट कहाँ तक पहुँच जाती है एयर टॉक्सिसिटी की। नेक्स्ट बात करें तो मैं फोकस देना चाहूँगा वाटर पे। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो वाटर पोल्यूशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है। एयर से भी ज़्यादा मैं वाटर पे फोकस देना चाहूँगा, क्योंकि वाटर इज़ अ सिंगल सोर्स। वो अकेला ही है जो धरती, हवा और मतलब पानी आपस में कनेक्ट करता है। जी। क्योंकि पानी है जो बारिश में नीचे आता है, धरती में मिलता है, और धरती से ही धूप में उबल के आसमान में जाता है और फिर बरसता है। तो वाटर है जो बहुत तीनों चीज़ों को कनेक्ट करता है। अब इसमें है पेस्टिसाइड्स जो खेतों में डाले जाते हैं, केमिकल्स कि पेड़ों को और उपजाऊ बनाने के लिए। इसमें एक आपने सुना होगा DDT के बारे में। जी, जी, जी। DDT मतलब गवर्नमेंट ने तो बैन करा, गवर्नमेंट ने मतलब इस चीज़ पे बहुत अच्छे कदम उठाए हैं कि इस चीज़ को बैन किया गया। सख्त कदम उठाए। बट स्टिल DDT का एक दूसरा रूप मेथॉक्सीक्लोर, ये नाम का पेस्टिसाइड ना आज भी कहीं ना कहीं मार्केट में दिखता है। और इस चीज़ पे पाबंदी है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं भी है, बट ये फिर भी कहीं ना कहीं दिखता है। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जितना मर्जी सही से सही कानून निकाल ले, लोगों में जब तक जागरूकता नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए घुमाएंगे फिराएंगे मतलब काम को। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक इंडस्ट्री जो होती है जी, देखिए हम लोग, मैंने जैसे पहले कहा था कि मॉडर्नाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब हम जैसे माइक हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, ऐसे अन्य प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं। बेल्ट, टी-शर्ट, जीन्स बनने में कितना पानी वेस्ट होता है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो लोग कंज्यूम करते हैं उसमें कितना पानी वेस्ट होता है। वैसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब इन इंडस्ट्रीज से कोई मरकरी निकल रहा है, कहीं पे कैडमियम निकल रहा है, एल्यूमिनियम निकल रहा है, क्रोमियम निकल रहा है, लेड निकल रहा है, बेरिलियम निकल रहा है, ये सारे एलिमेंट्स हैं।
अब ये वाटर साइकिल में जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अब यमुना का हाल देख लीजिए, सारी इंडस्ट्रियों का वेस्ट बह के नदी में आ जाता है। फुट साइकिल में आ जाएगा, वहाँ से कहाँ जाएगा, मट्टी उसको सोख लेगी पानी को, वो पेड़ पौधे उनको वहाँ से पिएंगे, वो उसी का फल हम खाएंगे और हमारे शरीर में आएगा वो केमिकल। और इसी की वजह से ही समाज में इतनी सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब मैं आपको बीमारियों के नाम अगर सिर्फ वाटर पोल्यूशन से गिनवाऊंगा ना तो आप कहेंगे एयर सॉइल तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। और मानव, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कुछ जो डिजीजेस के बारे में जो कि वाटर पोल्यूशन के थ्रू, क्योंकि ये जो है आजकल क्या होता है कि हम जो है अगर हेल्थ की बात करें ना तो कहीं ना कहीं हम लापरवाह हो जाते हैं अपनी स्वास्थ्य को लेकर। बात करें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हम इस पर भी अगर फोकस डालें, इस पर रोशनी डालें, तो ये जो वातावरण है हमारी स्वास्थ्य के ऊपर भी एक प्रभाव डालता है। जैसे कि मानव अभी बता रहे थे कि डिजीजेस की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन से होने वाली डिजीजेस की बात करूँ तो बहुत सारी, जैसे कि अगर यहाँ पर मानव जानना चाहूँगी आपसे कि कुछ डिजीजेस के बारे में कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि जो वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है। जी, नॉर्मल जो हम बीमारियां जानते हैं हमने क्या ही सुना है, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि भैया वहाँ पे कॉलरा हो रहा है, उसको टाइफाइड हो रहा है। पर सबसे जो खतरनाक बीमारियां हैं इसमें वो है एमीबियासिस, एस्कैरियासिस। ये मतलब बहुत घातक है और ये बहुत डिटेल्ड है इसका भी कंसेप्ट, बट मैं खाली इस पे अगर मोटा मोटा बताऊं तो ये बीमारी जैसे जापान में हुई थी। जापान का एक बहुत फेमस केस था इटाई इटाई डिसीज का। वहाँ पे कैडमियम, एक मतलब इंडस्ट्री से कैडमियम लीक हो गया था वाटर रिवर में, तो उसकी वजह से कैडमियम पॉइजनिंग हो गई बॉडी में, मतलब उसका डिपोजिशन हो गया, लोग वाटर कंज्यूम करते थे नदी से, पॉइजनिंग हो गई बॉडी में। वैसे ही मिनामाटा का केस हुआ था, मिनामाटा में भी मरकरी पॉइजनिंग हो गई। और एक बड़ी घातक बीमारी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है मेथेमोग्लोबिनेमिया। ये बीमारी ऐसी है जिसमें नाइट्रेट वगैरह का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है, और जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पार्ट होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रैवल करवाता है, उसकी ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और ये बहुत ही अगर बताऊं तो जानलेवा बीमारी है और बॉडी में अन्य प्रकार की और बीमारियों का कारण भी बन सकता है। अगर मोटा मोटा बताया जाए तो वाटर पोल्यूशन चाहे तो इंसान की जान तुरंत ले सकता है, क्योंकि यमुना का हाल देख लीजिए, आप यमुना का पानी पी सकते हैं? आप बताइए। जो एक टाइम पे मतलब हम सुनते, जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे अपने दादाओं से सबसे कि एक टाइम था कि वो यमुना में जाते थे तैरने। आज हम यमुना के पास से भी निकल नहीं सकते। यमुना को हमारा वो देश है जहाँ पे नदियों को भी माता मान के पूछते हैं, जी, गंगा माँ, यमुना माँ, हम ऐसे कहते हैं। आज वही माँ नाला बनी हुई है। तो देखिए ना कि हमारा देश का कल्चर क्या था, क्या संस्कार थे, और आज जो देश अपनी नदी को माँ कहता था, आज उसी देश की नदी माँ से नाला बन गई है, तो उस देश के संस्कार कहाँ गए? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा और अहम टॉपिक है। साथ ही साथ क्योंकि ये जो है उजागर करने में मैं भी फ़हीम जी से यही कहना चाहूँगी, और यही क्योंकि आप भी सहमत हैं इस बात से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आजकल वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा एक प्रभाव डाल रहा है। बिल्कुल डाल रहा है, और बहुत अच्छी तरह से मानव ने बताया। देखिए दोस्तों, क्या है, पर्यावरण, जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और वृक्ष का सभी को मिलाकर बनता है, और ये सभी चीज़ें यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा ताल्लुक़ रखते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, और पर्यावरण जैसे कि जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। और मानव की अच्छी बुरी आदतें, मानव आपसे नहीं कह रहा, वो मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ आमतौर पर, तो मानव की अच्छी बुरी आदतें जैसे कि वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। ये बात सही है कि इंसान ने बड़ी तरक्की की है, जो इंसान एक सुई भी नहीं बना सकता था, लेकिन उसके बावजूद आज इतनी तरक्की कर ली है। आप देखिए, अभी हम माइक पे बोल रहे हैं, बड़ी तरक्की की है। आप आए हैं कार से, बड़ी तरक्की की है। मतलब कहने का यह है, आप हवा में जाकर के बातें करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि इंसान ने बड़ी तरक्की की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में इंसान जब ट्रेन पर चढ़ रहा होता है ना, तो प्लेटफॉर्म पर कुछ भूल आता है। अब जब वो मंजिल पर पहुंचता है तब जाकर के उसको याद आता है कि यार यार मैं तो वो भूल गया। तो इसलिए पर्यावरण की जहाँ तक बात है, तो ये सबकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। जैसा भी बताया था मानव ने कि चाहे वो पेड़ हो, नदी हो या कोई भी ज़िंदा जीव हो, कोई भी हो, सबका ताल्लुक़ पर्यावरण से होता है। लेकिन देखिए हमने बहुत सारी बातें की हैं, साक्षी ने भी सवाल किए हैं। बिल्कुल। मैं अब जो सवाल करने वाला हूँ मानव, वो थोड़ा सा अलग है। अब आप जानते हैं भाई, देखिए कोई भी मुल्क हो वहाँ की अपनी एक सिस्टम होता है, वहाँ देखिए का ऐसे- एक ना एक जी, लोकतंत्र जी। होता है। आप सवाल करें उससे पहले मैं आपकी एक बात पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। जैसे आपने कहा कि हमने बहुत तरक्कियाँ करी, हम्म, बट आप ये बोलना भूल गए उस पे कि हमने जब तरक्कियाँ करी ना, तो उन तरक्कियों के पाने के लिए हमने बहुत नुकसान भी करे हैं। मैं कह रहा था, जी। लेकिन आप उस वक्त साक्षी की बातों में बिजी हो गए। मैंने कहा था बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं, इंसान ने बड़ी तरक्की की है। मैंने ये कहा था कि जब होता है ना, जब आप ट्रेन में या बस में जाते हैं, जी। साथ में बहुत लगेज होता है और जल्दबाजी में कोई ना कोई एक सामान आपको छूट जाता है। जी, जी। तो ऐसी चीज़ें, जैसे हमने पर्यावरण की बात की है, उसकी हिफाजत कैसे करें, उसका संरक्षण, तो हम वो भुला चुके हैं, भुला चुके हैं। है ना। तो वो मैंने उदाहरण इसलिए दिया था। खैर, लेकिन अब मैं जो सवाल करने वाला हूँ मानव, वो सवाल थोड़ा सा अलग है। जैसे कह रहा था मैं कि हर देश का अपना एक कानून होता है, वहाँ की एक व्यवस्था होती है। और कानून की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सवाल इसी से संबंधित है, पर्यावरण से। इसके लिए कानून क्या क्या है? अब मतलब कानून जो पूछ रहे हैं वो मतलब इंडिया को लेके या इंटरनेशनल लेवल को लेके? मतलब पूरी तरह से पर्यावरण जी, को जी। जुड़े। पहले देखिए, हम इंडिया की बात करें, हाँ। क्योंकि हम अपने देश की बात करते हैं, उसके जी, बाद जी। फिर हम इंटरनेशनल भी यहाँ ज़रूर जाएंगे। जी, जी, ज़रूर। देखिए, पहले हम लेजिस्लेशन पे जाएँ, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जाएँ, उससे पहले मैं लोगों की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं, क्योंकि हम तब से कह रहे हैं कि लोग जागरूक नहीं है, जागरूक नहीं है। लोग भी सुन रहे होंगे कि ऐसे कई लोग हैं जो जागरूक हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ बैठा हूँ पर्यावरण के लिए बोल रहा हूँ, तो कल किसी ने मुझे जागरूक किया था, तो आज मैं यहाँ हूँ। तो वैसे ही हम जो तब से बोल रहे हैं कि लोग जागरूक नहीं है, अब उन लोगों की बात की जाए पहले कि जो लोग जागरूक हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में मैं बात पे जाऊँ कि अभी उन लोगों के बारे में मैं बात कर सकता हूँ कि जिन लोगों की वजह से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आए। चिपकू मूवमेंट के बारे में सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। इस मूवमेंट को कौन नहीं जानता है। जी, जी। ये हिंदुस्तान में मतलब पर्यावरण को लेके एक जान है कि मतलब जो एनवायरनमेंट को लेके जो एक शुरू हुई मुहिम, ये उसकी एक जान है, एक सोल है, कि उसका एक पूरा बेसिस है। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ये मतलब एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। और ये मूवमेंट सन 70 या 80 के आसपास शुरू हुई थी। बिल्कुल। मैं यहाँ पर दरख्वास्त करूँगी यहाँ पर मानव से कि चिपकू मूवमेंट के बारे में थोड़ा हमारे लिसनर्स को बताएं, क्योंकि ये जो होता है पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये सारे मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं, तो इस पर मानव आपका क्या कहना? जी, जी। देखिए, ये वही मैं बता रहा था कि ये मूवमेंट 70s और 80s के टाइम पे स्टार्ट हुई थी हिमालयन रीजन में। अब इसमें क्या था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही घूम फिर के इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया इसमें फिर से, कि कंपनीज बढ़ रही हैं तो वो जंगलों को काट रही है पॉपुलेशन के चक्कर में। तो वहाँ के जो लोकल्स थे, वो औरतें खासकर, जैसे एक थी, उनका नाम था महिमा देवी करके। जी। उनका नाम बहुत फेमस था इस चीज़ में कि मतलब, और ऐसे अन्य प्रकार की हैं वहाँ पे फीमेल्स, मतलब प्रकार कह रहा हूँ कि अन्य फीमेल्स हैं वहाँ पे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था बहुत ज़्यादा, आदमियों से भी ज़्यादा आगे बढ़कर। तो वो क्या करते थे, पेड़ों को गले लगा लेते थे, चुपक जाया करते थे, इसीलिए उसका नाम चिपकू। जी, 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 कि अगर पेड़ कटेगा तो साथ में हम भी कटेंगे करके। तो उन्होंने ऐसे उनकी एक मतलब जो उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया अपना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजिंग है उस चीज़ को, मतलब हम भुला नहीं सकते। सिमिलरली चिपकू मूवमेंट से इंस्पायर होकर कर्नाटका साइड में अपीको मूवमेंट हुआ, एंड अपीको मूवमेंट वाज आल्सो वेरी सिमिलर। उसमें भी यही चिपकू मूवमेंट की तरह पेड़ से चिपक जाया करते थे, उसको गले लगा लिया करते थे कि अपना बच्चा समझ के, बस उसका नाम अपीको है। वही चीज़ कर्नाटका में हुई थी। सिमिलरली साइलेंट वैली मूवमेंट केरला में हुई थी, और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था बीच में। अब अगर मैं बात करूं तो तरुण भारत संघ मेरे को इस टाइम पे याद आता है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है,
इसमें 4 कॉलेज स्टूडेंट थे जो जयपुर गए थे। जी। ये बात करीब में भी 1990s या 2000 की स्टार्टिंग की बात है, या 2004 के आसपास की मेरे ख्याल से। तो उसमें तरुण भारत संघ के एक मतलब मेंबर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रत सिंह। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह उस टाइम पे स्टूडेंट थे और मेंबर थे इस एनजीओ के। जी। आज वो चेयरमैन हैं। उनको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मतलब एक बहुत ही अच्छा योगदान, बहुत ही बड़ा योगदान दिया कि आप जानते हैं जैसे राजस्थान जैसे इलाकों में पानी की बहुत कमी है, पीने का पानी वहाँ पे ना के बराबर ही है। उन्होंने अलवर जैसे अलवर के कई पिछड़े गांवों में जोहाड़ का मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करवाया। अब जोहाड़ क्या होता है कि जैसे वाटर सेग्रीगेशन और वाटर को जैसे हम स्टोर करते हैं ना, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जोहाड़ कि वाटर को कैसे बचाएं और उसको सेव करें, स्टोरेज का तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उन्होंने वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करवाया इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो और उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में। लेकिन एनवायरनमेंट को अब 2014 2 अक्टूबर क्या याद आता है आपको इस चीज़ से? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ पर बात जो चल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक चलती हैं पर्यावरण को लेके, लेकिन मानव पर ही मैं इसका जो दामोदर ये कहूँगी कि वही हमारे लिसनर्स को बताएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में क्योंकि जानकारी आज वो लेके आए हैं। तो जानकारी अगर मानव ही दे तो वो ज़रूर मैं चाहूँगी। जी मानव। जी जी, देखिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का बर्थडे है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम लाए थे हमारे देश में। इस मुहिम ने एक अलग ही लोगों में एक जागरूकता, एक उत्साह, लाइक एक एंथुसियाज्म इस हद तक पैदा किया था कि जो लोग एनवायरमेंट कंसर्न्स के बारे में भूल गए थे वो फिर से इस चीज़ पे फोकस करने लगे कि हमें अपने घर, हम बातें करते हैं ना, 2 बंदे बैठ जाते हैं जियो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, यहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है, करते कुछ नहीं है। पर जब ये मूवमेंट आई ना तो लोगों को लगा कि हाँ बातें से कुछ नहीं होगा, बाहर निकल के झाड़ू हाथ में लेनी ही पड़ेगी। कि पहले टाइम पे था ना जो लोगों में शर्म नहीं होती थी कि अपना काम है। आजकल लोग शर्म करते हैं कि भैया हम पढ़ लिए, नौकरी वाले हैं, हम ये हैं, हम काम नहीं करेंगे, हम मेड बुलाएंगे या स्वीपर को पैसे देंगे। इस मुहिम से लोगों में जागरूकता आई कि सफाई तो हमारा धर्म है, अपने घरों की सफाई, अपने गली मोहल्लों की सफाई, स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है। कई टॉयलेट्स बनवाए गए गाँव देहात में। पर इस मुहिम में ना एक गड़बड़ रह गई। गड़बड़ सरकार की तरफ से नहीं, गड़बड़ उन लोगों की तरफ से। उन कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे, ऐसी कुछ पार्टियां थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट उन लोगों ने क्या किया, इस स्वच्छ भारत अभियान को ना एक वोट पाने का माध्यम बना लिया उन लोगों ने। मोदी जी ने तो सही धारणा से करी ये चीज़, उन्होंने मतलब इस चीज़ को हर लेवल तक पहुँचाया, हर जनता तक, जब गांव देहात की हो या शहर के बड़े अमीर लोग हो, सब तक पहुँचाया। पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने झाड़ू लेके साफ सड़क पे झाड़ू मार रहे हैं और सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं। आप बताइए साफ सड़क पे कौन झाड़ू लगाता है? वहाँ क्या कूड़ा पड़ा है? कुछ कूड़ा नहीं है। अगर आपको झाड़ू लगानी तो गाजीपुर का लैंडफिल जाके देखिए ना, सिलमपुर की बस्तियाँ जाके देखिए, तब पता चलेगा आपको। आप पार्लियामेंट स्ट्रीट पे खड़े होकर झाड़ू लगा लेके खड़े हैं, वहाँ पे तो धूल तो वैसी नहीं रहती, वो सड़क रोज साफ होती है मशीनों से, वहाँ आप झाड़ू लगा के क्या कर लेंगे? तो लोगों ने इस मुद्दे को ना, जनता क्यों अवेयर नहीं हो पाई? जनता शुरू में तो बहुत अवेयर हुई, पर जनता का ध्यान इस चीज़ से इसलिए हटा क्योंकि जनता ने देखा कि भैया मोदी जी ने तो इतना अच्छा काम किया, पर इस चीज़ को तो फिर से पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है कि भैया फ़ोटो खींच के डालनी है, चलो हम भी फ़ोटो खींच के डालते हैं कि हम भी मुहिम का हिस्सा है। जी, और बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि हर 2 तारीख को, यानी कि 2 अक्टूबर को हम भी यही करने लग गए कि आसपास चाहे हमें झाड़ू लगानी हो या ना लगानी हो, लेकिन एक ये ट्रेंड हो गया कि हर 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को हमें झाड़ू लेनी है, लगाते हुए एक फोटो पोस्ट करनी है और बताना है कि हमने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सेदारी, भले ही आपने पूरी झाड़ू लगाई हो या ना लगाई हो। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं जो है ये एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ से, इस मुहिम को अभी वक्त ज़ाया ना करें, इसको थोड़ी सीरियसनेस से लें और इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान को अभी, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि इस मुहिम जो है ये चल ही रही है और इस प्रकार चलती रहे और अपने आसपास आप स्वच्छता बनाए रखें, आसपास लोगों को जागरूक करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। जी, अब अगर हम ऑल लेजिस्लेशंस की बात करें तो नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन 1986 में गवर्नमेंट ने चलाया, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये कैंपेन चलाया और इस कैंपेन का बेसिक मकसद यही था
ना कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, ना कोई सज़ा, कुछ नहीं। सिर्फ आम जनता, गांव की जनता, शहर की जनता, हिंदुस्तान की जनता को ये समझाना कि भैया ये एनवायरनमेंट तुम्हारा घर है। तुम्हारा घर सिर्फ वो चार दीवारी नहीं है, तुम्हारा घर ये पूरी दुनिया है, ये पूरा देश है। कि बाहर निकलो और बाहर ना ये मत सोचो कि पड़ोसी का मोहल्ला है या किसी और का मोहल्ला जगह है, ये सोचो कि ये तुम्हारा घर है और इस हिसाब से इसकी सफाई रखो, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में लोग और को जागरूक करो। कि हम घर बैठते ना सोचते हैं अरे भैया वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, कोई नहीं भैया होने दो, हमारे घर में तो ठीक है ना सब। ये अप्रोच बहुत गलत है। मतलब दिस इज नॉट राइट एंड नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग ओनली ना कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ आवर ओन डिस्ट्रक्शन। ऐसी थिंकिंग बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। और ये एक्ट जो कैंपेन था गवर्नमेंट का, अवेयरनेस कैंपेन, इसने इसी थिंकिंग की लोगों को, मतलब इसी थिंकिंग को अटैक किया कि भैया आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, आपकी थिंकिंग गलत है, लोगों को बिलीव करवाया। अब काफ़ी हद तक लोग चेंज होते हैं, सारे लोग, एक बात से सबको तो फ़र्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी हम ये क्यों देख रहे हैं कि सारे चेंज हो रहे नहीं हो रहे? क्योंकि एक एक आवाज़ बहुत मैटर करती है। आज मैं अगर एनवायरनमेंट के फेवर में हूँ, कल आप भी एनवायरनमेंट के फेवर में हो, परसों फ़हीम जी भी एनवायरनमेंट के फेवर में। तो ऐसे एक एक करके, जैसे आपने कहा था ना कि बूंद बूंद से ही सागर बनेगा जी। बनेगा, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद नहीं, 50 साल बाद नहीं, 100 साल बाद बनेगा सागर। हम रहें या ना रहें, पर हमारे फ्यूचर जनरेशंस रहेंगी। और किसी को हमारा नाम पता हो या ना पता हो, बट हमारे दिल को ये मरते टाइम तसल्ली होगी कि हमने इस देश के लिए, इस पर्यावरण के लिए, अपनी माँ के लिए, भारत माँ है ना हमारी जी, इसके लिए कुछ किया है। बिल्कुल। अब हम अगर और एक्ट्स की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बोर कर दूंगा आज एक्ट सुना सुना के। वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, आपने पोल्यूशन की बात की ना, तो वाटर, एयर, फॉरेस्ट एक्ट 2006, फॉरेस्ट एक्ट 2006 एक अलग ही लेवल का एक्ट था। ये सिर्फ एनवायरनमेंट पे, एक सिर्फ पोल्यूशन को लेके फोकस नहीं था, इसने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे फोकस किया। इसने फॉरेस्ट की जो स्पीशीज थी, एनिमल्स, उन पे फोकस किया, स्पेशली प्लांट्स पे भी, कि लोगों की जो एंट्री होती थी फॉरेस्ट एरियाज में, उस पे इसने एक बाउंड्री सेट करी। आप कौन से पेड़ काट सकते हो, कौन से पेड़ नहीं काट सकते, इसने इस चीज पे भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए। और बेसिकली ना धीरे धीरे एक सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड्स बनते गए, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स बनते गए। तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट है ये खुद में बहुत डाइवर्स है। ये बहुत मतलब स्पेशलाइज नहीं है कि मतलब स्पेसिफाइड कि एक ही टॉपिक पे स्पेसिफाई कर रहा है कि ये भैया एनवायरनमेंट पकड़ लिया। ये एनवायरनमेंट के छोटे छोटे तिनकों को पकड़ता है कि एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि जो फॉरेस्ट में जो पोचर्स होते हैं, जो जानवरों का शिकार करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन करती है ना, तो वो उनको रोकती है। और गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए ना हर जगह गवर्नमेंट नहीं जा सकती, हमें भी हिस्सा लेना पड़ता है कभी कभार कि गवर्नमेंट को हम बताएं कि यहाँ पे गलत हो रहा है कुछ, आप एक्शन लीजिए। तो शेड्यूल ट्राइब्स बहुत ही ज़्यादा इस पे पार्टिसिपेट करती है। देखिए होता है क्या है कि आपने जो भी बातें बताई हैं वो सारी बातें, और आपने ये भी कहा कि मैं बोर कर दूंगा। अरे भाई, जो बातें आप बता रहे हैं वो बोर करने वाली नहीं है। ये तो ऐसी बातें हैं जो कि सबके लिए ज़रूरी हैं, और जो आप इतनी अच्छी जानकारी अपने पास रखते हैं मानव, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि आपको भी किसी से प्रेरणा मिली, आपको भी किसी ने बताया कि किस तरह से पर्यावरण से हम इस तरह का रिश्ता रख सकते हैं, तो ये सारी बातें हैं। मनुष्य की बुरी आदतें जैसे कि पानी दूषित करना, उसको बर्बाद करना, वृक्षों को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटना, यानी कि वगैरह वगैरह पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं सारी बातें, जिसका नतीजा बाद में हम इंसानों को ही जो आपदाएं आ जाती हैं ना, उन आपदाओं के रूप में भुगतना पड़ता है। और बात चल रही है तो सवाल भी आपसे बराबर किए जा रहे हैं। कानून की बात चली थी, आपने उसका जवाब दिया था, लेकिन समस्या क्या क्या आती है कानून लागू करने में? जी, मानव से ये सवाल है। जी जी, देखिए समस्या तो बहुत आती है कि कानून बन जाते हैं, क्योंकि कानून बनते हैं बंद कमरों में, तो बनने में बहुत आसानी होती है, बन जाते हैं। इतनी भी आसानी नहीं होती, पर उनको जो लागू करते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें ग्रास रूट लेवल तक जाना होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि कानून बन गया, हाँ जी लागू कर दो,
अरे भैया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन देखो बहुत डाइवर्स है। हम्म, यहाँ पे अलग अलग कास्ट, अलग अलग कलर, क्रीड, रिलीजन के लोग रहते हैं। जी। कोई, हमारी सोसाइटी सिर्फ कास्ट में डिवाइडेड नहीं है, हम्म। इट्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू क्लास, हम्म। कि अमीर भी, गरीब भी, बहुत ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा अमीर, सुपर रिच। तो जहाँ पे इतना ज़्यादा डिवीजन होगा ना, वहाँ पे पॉलिसीज भी बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि एक पॉलिसी एक को सूट करेगी तो भैया दूसरे को नहीं करेगी। जी। तो इस हिसाब से पॉलिसीज़ को हमें बनाना पड़ता है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस। फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी, क्योंकि देखिए पॉलिसी मॉडल्स कई तरह के होते हैं, कोई रैशनल अप्रोच यूज़ करता है, कोई इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज़ करता है। अब इस पे एक अलग ही टॉपिक निकल जाएगा। तो पर ये होता है कि हमें ना पूरी जनता को सेटिस्फाई करना है, हमें ये नहीं देखना, क्योंकि देखिए हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति बराबर है। तो सरकार कभी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती कि वो हमेशा गरीबों का साथ दे या अमीरों को भूल जाए, या अमीर का साथ दे गरीब को भूल जाए। उसको सबको देखना होता है। जी। अब जहाँ तक एनवायरनमेंट को रिलेट, मतलब एनवायरनमेंट को लेकर जो पॉलिसीज़ बनती हैं, गवर्नमेंट लागू करती है, बट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने खुले में शौच करना, ओपन डेफिकेशन पे फाइन भी लगा रखा है और उसको क्रिमिनलाइज भी कर रखा है, सज़ा मिलती है उस पर। बट आज भी अगर मैं गांव देहात जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनको आदत सी हो रखी है, वो कहते हैं कि उनका मन ही नहीं लगता बिना खुले में जाए। तो अब गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? सुबह सुबह 5 बजे टॉर्च लेके पुलिस वाले खेतों में तो नहीं घूमेंगे ना, हाँ भैया कौन बैठा है कहाँ पे। तो ये लोगों की अवेयरनेस है, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे ना तो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। और कई जगह ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए पॉलिसीज बनाती है, बट जो स्टेट्स होते हैं कई जगह के, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। मतलब वो मैनिपुलेशन, इंटरनल पॉलिटिक्स, आपस में फाइट बैक, एक दूसरे पे मतलब ब्लेमिंग करना, उस चक्कर में ना पूरा, क्योंकि ये देश ना एक अलग ही लेवल का यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह से थोड़ा थोड़ा डिराइव्ड है। तो ना ये, और एक डेमोक्रेसी खासकर, तो डेमोक्रेसी में ये होता है कि हर बंदे की आपको बात सुननी है, भले वो गलत भी बोल रहा हो तो हमें सुननी पड़ेगी। अगर हम फ़हीम जी और आप और मैं बैठे हैं, हम वोटिंग करें, तो हमें आपका वोट भी डेमोक्रेसी में सोचना पड़ेगा कि आपने क्या बोला, भले ही आपने गलत बोला हो। तो डेमोक्रेसी में खुद में भी एक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उस चीज़ को अगर हम देखें तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, इस पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे बोले ना, ग्रास रूट लेवल, रीजनल, रूरल लेवल, जहाँ पंचायत से हमारा पंचायत से सिस्टम शुरू होता है, फिर धीरे धीरे म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंटर, ऐसे पहुँचता है। तो हर लेवल का अलग अलग प्रोसीजर्स रहते हैं। बहुत हेक्टिक है, मतलब बहुत हेक्टिक, बहुत लेंथी प्रोसेस है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल। तो इसी पर मैं कहूँगी कि यहाँ पर जैसे कि बात हो रही थी कि बंद कमरों में, तो ये बंद कमरों में इन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में जो है वो सोचना पड़ता है। और मैं चाहूँगी फ़हीम जी, अब आगे थोड़ा सा ड्राइव हमें किया जाए। और वैसे थोड़ा सा वक्त जो है ये अभी रह गया है, क्योंकि ब्रेक का टाइम भी होने वाला है। बात यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की चल रही है, बात चल रही है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो की, जिसमें आप यानी कि फ़हीम जी हमारे लिसनर्स के साथ हैं, मैं यानी कि आपकी दोस्त आरजे साक्षी मौजूद है, साथ ही साथ हमारे गेस्ट आज के मानव शर्मा मौजूद है। बहुत ही सारी बातें डिटेल में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और साथ ही कई सारे एक्ट्स, कई सारी ऐसी बातें जिन पर कहीं ना कहीं अवेयर होने की, जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आज भी है और आगे भी रहेगी। और ये जो है, मैं ये कहूँगी, ये जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि देखिए जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं ऐसा ना हो कि आगे जाके वो ना बचें। इसलिए ज़रूरी है आज से सख्त कदम उठाए जाएं, अपने आसपास स्वच्छता बनाई जाए। पॉल्यूशन है तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके, घर से शुरुआत की जाए, तो हो सकता है एक दिन हम इस चीज़ है इसे हम अचीव कर पाएँ, एक अच्छा इन्वायरमेंट में हम सांस ले पाएँ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारे स्वास्थ्य की अगर आप रहना चाहते हैं, और अगर आप देखिए कि ये जो वर्ल्ड की क्रिएशन है ना, हमारा जो नेचर है, आप चाहते हैं ऐसे ही ये
बड़ा होता रहे, अच्छा बना रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसके लिए आप ही को जो कुछ कदम है, पहल जो है ये करनी होगी, बजाय इसके कि हम सोचे कि भाई सरकार कुछ करेगी, या बजाय इसके कि हम ये सोचे कि कोई जो दूसरे लोग हैं एनजीओ के या फिर कोई और लोग हैं जो पहल करे। जरूरी है कि आज से आप पहल करें। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और यहाँ पर फहीम जी मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आगे किस तरह से आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए इन बातों को। हाँ, देखिए ब्रेक का अभी टाइम है। अब मुझे लग रहा है कि अच्छा एक बात तो बताओ साक्षी, जी। ये जो सुबह जी। कितने सालों के बाद देखी तुमने? सच ही बताना। मैं फहीम जी मैं कहूंगी कि हाँ। बहुत ही रेयर होता है हाँ। कि हम 3:30 बजे उठ जाएं है ना? और ये जो ब्रह्म मुहूर्त है इसमें बैठ के हम हाँ। बातें करें। बहुत ही कम होता है कि हम इस मुहूर्त को देखते हैं, हाँ। जो सुबह का सूरज उगता है ना, वो उगते हुए देखते हैं। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, कहीं पर घूमने जाते हैं, तब तो हम ये बड़ा कहते हैं कि सनराइज होते हुए देखना है, लेकिन कभी खुद घर पर ये नहीं देखा है। हाँ, और मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। जितना सवाल मैं आपसे कर रहा था उतने सवाल मैं अपने आप से भी कर रहा हूँ कि मैंने ये इस तरह की सुबह बहुत सालों के बाद देखी है। और ये हमारे साथ आज हमारे जो मेहमान हैं मानव शर्मा, इनका ये साथ भी ऐसा हुआ होगा शायद। ये जी नहीं, क्यों मानव? बिल्कुल नहीं। या उठा तो 3:30 जी बजे? जी जी बिल्कुल, 4 बजे तक मैं आंख खोल के उठ जाता हूँ सुबह क्या सुबह। बात है, तो ये है आपकी सेहत का राज। जी, वाकई में। देखिए बिल्कुल। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी पर्यावरण आ गया। आप जल्दी उठते हैं, सुबह उठते हैं, और हमारे बुजुर्ग भी हमसे कहते हैं, समझाते हैं कि बेटा सुबह को जल्दी उठा करो, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती हैं, जो बुजुर्ग हमें समझाते हैं वो सारी बातें। और आज जो हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा पर्यावरण, वो सारी बातें उसी से ताल्लुक़ रखती हैं। अब पर्यावरण की जब बात आती है तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण के जैविक संगठकों में छोटे छोटे जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। लेकिन जब बात आती है इसके संरक्षण की, तो हम बातों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं। अब नज़रअंदाज करने से किसका नुकसान है भाई? नुकसान तो हमारा ही है। इसलिए पर्यावरण से जुड़ी कोई भी बात हो, उसको आप भी अपनी ज़िंदगी में ढालिए, और कोशिश कीजिए कि आपके परिवार में जो आपके छोटे हैं वो भी जब आपको ऐसा करते हुए देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी वैसा ही करेंगे। कल भी मैं कह रहा था, अक्सर कहता हूँ कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। बिल्कुल, ये बात जो है बिल्कुल सच है। और बच्चे जो होते हैं ना, हम जो बड़े होते हैं उन्हीं से सीखते हैं। अगर बच्चा जो है, अगर आप सुबह उठ रहे हैं, बच्चे को आपने समझाया है, सिखाया है कि नेचर से आपको पास जाना है, पेड़ उगाने हैं आपको, आप एक थीम बना लीजिए। देखिए कभी कभी होता है ना कि हमें एक मोटिवेशन नहीं मिलता है किस चीज़ का, पेड़ पौधे लगाने का। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप हैं बिजी, व्यस्त हैं, आप अपने कामों में जो है, आपने क्या किया है अपने, कभी कभी होता है कि हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो चलिए आज एक आप ही एक देखिए प्रण लीजिए, आप क्या कीजिए, एक मोटिवेशन सेट कर लीजिए कि हर एक स्पेशल डे पर आप एक पेड़ लगाएंगे। अब देखिए ये अचीवमेंट हो सकती है, ये कोई स्पेशल डे यानी कि आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है आपके बच्चे की कोई अचीवमेंट हो सकता है कि आपकी कोई अचीवमेंट हो। तो देखिए ऐसा होता है जब हम ऐसा गोल सेट कर देते हैं, तो आप ना करते हुए भी हर महीने आप 1 से 2 पेड़ तो लगा ही रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक तो फायदा आपका है कि आपको अपने अचीवमेंट का ध्यान रहेगा कि आपने अभी तक कितने पेड़ लगा दिए हैं। आपको ये याद रहेगा कि आपने जो है अपने स्पेशल डेज बनाए हैं। सेकंड कि आप जो है पर्यावरण के लिए एक बहुत ही उत्तम काम कर रहे हैं। तीसरी चीज ये होगी कि जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे, यानी कि इन फ्यूचर हम सस्टेनेबिलिटी की यहाँ बात कर रहे हैं, जब ये पेड़ जो है आपको फल देंगे, तब आप ही का इसमें फायदा है। क्योंकि फ्यूचर में जब ये फल देंगे, आपको छांव देंगे, ना ही फल दें वो, लेकिन जब छांव देंगे ना, तो आप सोचिए कि इसमें जो है आप ही की सेहत वो बनी रहेगी, आपको अच्छी श्वास जो होगी लेने का मौका जो है, देखिए आपको जो पेड़ से मिलेगी, आपके आसपास जो होगी वो हरियाली बनी रहेगी। तो आजकल देखिए फोटोग्राफ का बड़ा जमाना है ना, हम हर चीज को बस क्लिक करते हैं,
फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरीज, रील बनाते हैं, तो अपने आसपास भी अगर आप पर्यावरण को अगर आप अच्छा बनाए रखेंगे, अपने नेचर से आप बनाए रखेंगे, पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, आपकी फोटोग्राफ्स भी अच्छी आएंगी यहाँ पर। साथ ही इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा मानव रचना संस्थान। जी हाँ, हमारा मानव रचना आप देखिए, यहाँ पर जब आप आएंगे, हमारा कैंपस में जब आप विजिट करेंगे तो आसपास ग्रीनरी ग्रीनरी है। बड़े सारे कारण हैं। ये है कि बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, एक हैप्पीनेस की अगर मैं बात करूं तो एक हैप्पीनेस जो है वो हमारे जो सुख की प्राप्ति भी होती है जब हम नेचर में बैठते हैं। बच्चों को कंसंट्रेट करने में उनकी पावर भी ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। इसी के साथ अच्छी सांस तो मिलती है। फोटोग्राफ के लिए आप देखिए, अगर कभी भी आप कोई फोटोग्राफ क्लिक करते हैं वो भी अच्छी आती है। तो देखिए कितने सारे, एक पर्यावरण, एक पेड़ अगर आपको बड़ा जब वो हो रहा है तो कितने सारे आपको फायदे देके जा रहा है। तो क्यों ना आज ये प्रण लें कि आज से ही, देखिए सुबह कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो बात कही जाए वो ना हम अपने दिमाग में एकदम बैठा लेते हैं। तो ये बात मेरी आप जरूर बैठा लीजिए कि आपको ये जो पेड़ है ये लगानी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अलग अलग तरीके के आप पेड़ लगा सकते हैं। देखिए इंडोर प्लांट्स आते हैं, आउटडोर जो आप घर के बाहर जो है वो पेड़ पौधे जो है वो भी अलग अलग आते हैं। अपने आसपास देखिए क्या होता है जब हम पेड़ पौधे अपने वर्क स्टेशन पे लगाते हैं जहाँ हम बैठ के काम कर रहे होते हैं, उससे भी बड़ा सुकून मिलता है। आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, जेड प्लांट लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि आपकी जो सराउंडिंग्स को अच्छा बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और साथ ही साथ आपका जो है इससे जो मन को सुकून भी मिलता है। बात करूं अगर आपके इंडोर प्लांट्स की, जो कि आप अपने घर में किसी, आप देखिए कि साइड में अपने जो कॉर्नर आपका हो गया, एक तो वहाँ आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके घर की जो एयर होगी, क्योंकि आजकल आप देखिए फहीम जी, हम क्या है, हम एयर प्यूरिफायर पर शिफ्ट हो गए हैं। बजाय इसके कि अगर हम घरों में प्लांट्स लगाएं, पहले के टाइम में ना कहाँ ही एयर प्यूरिफायर होते थे। हम क्या करते थे, हम जो है यही सब चीजें तो यूज किया करते थे। हम मनी प्लांट लगाते थे, हम क्या करते थे, स्नेक प्लांट लगाते थे, जिससे हमारी जो सेहत है वो भी बनी रहे। हम क्या करते थे कि ये जो तुलसी के पेड़ होते थे ना वो लगाते थे, और चाय जब बनाते थे तो हम उस तुलसी की बनाते थे, जिससे हमारा जो पेट है भाई वो भी अच्छा बना है। लेकिन आजकल हम क्या हो गए हैं, हम चाय लेते हैं जिसमें तुलसी, अश्वगंधा, ये सारी चीजें मिली होती है। हम बड़ी सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसे देखते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के नाम जो है वो लिए जाते हैं, लौंग, इलायची, ये सारी जो चीजें हैं। आप देखिए तुलसी का एक पौधा आप घर में लगा लीजिए, है ना, बाहर थोड़ा लगा लीजिए, और देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े और जो पेड़ पौधे हैं यानी कि मनी प्लांट। अब देखिए मनी प्लांट भी जो है आप मिट्टी में भी बोया जा सकता है। अगर आप इसे जमीन में बो देंगे इसके पत्ते बड़े हो जाते हैं, सुंदर भी लगता है, इसकी बेलें खूब अच्छी हो जाती हैं। बात करें अगर इसे आप घर में लगा सकते हैं, थोड़े से पानी में आप क्या कीजिए, एक आप ग्लास ले लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए, ग्लास में भी उग जाएगा। अगर आप कोई वास लेंगे तो वास में भी उग जाएगा। और इसकी जो बेल होगी, जहाँ बैठते हैं, जिस वर्क स्टेशन पे बैठते हैं वहां पर इसकी बेल आप चला दीजिए, बेल चल के इतनी खूबसूरत हो जाती है। बात करें अगर बालकनी की, तो बालकनी पे भी आप जो है अपनी जो रेलिंग होती है वहां पर बांध दीजिए, तो वो बेल चलती 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 पूरी बालकनी को आपकी कवर कर लेगी, बालकनी खूबसूरत होगी। बजाय इसके कि हम बाहर से जो आर्टिफिशियल होती है बेलें जो आजकल मिल रही है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं, उनको लगाया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से आप जो है जैसे प्लांट्स लगाकर, या फिर मैं बात करूँ प्लांट्स आप लगा रहे हैं, या फिर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हो गए इनको लगा के आप कर सकते हैं। पहले के टाइम में हम क्या था, आम के पेड़, फहीम जी आपने देखे होंगे, बड़े हमारे घर के बाहर आम के पेड़ थे। मैं आपको अगर अपना एग्जांपल दूं, मेरे घर के बाहर मेरी मम्मी को बहुत शौक है कि वो पेड़ पौधे लगाएं। इनफैक्ट मेरी मम्मी के साथ मेरे जो मामा हैं उनको भी बड़ा शौक है। अच्छा, घर में उन्होंने ग्रेप्स की बेलें लगा रखी हैं ना, वो तो जो वो हो गए कि अगर यहाँ पर और भी बहुत सारे उनके प्लांट्स, अगर मैं अपनी मम्मी की बात करूँ तो हमने घर पे अपने जो है पेड़ लगा रखा है, आम का पेड़ लगा हुआ है, हमने जो है अजवाइन का पेड़ जो है लगा रखा है। अजवाइन का क्या करेंगे, सुबह उठ के आप उसे खाली पेट ले लीजिए, तो आप देखिए आपका जो जितने भी आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी
उससे आप निजात पालेंगे। जेड प्लांट हो गया, जिनको भी डायबिटिक जो स्टेज पे है, जो प्री डायबिटिक्स सॉरी स्टेज पे होते हैं, जी। आप उनको देखिए, 5 पत्ते सुबह उठ के खाइए, कैसे नहीं कंट्रोल होता है आपका। बिल्कुल। भाई जड़ी बूटी की हम अगर बात कर रहे हैं, तो आप देखिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का वो जो पहाड़ उठा ले आए थे, आप देखिए वहां से सारी जड़ी बूटी से ही जो है वो ठीक किया गया था। यही जो जड़ी बूटी है, यही जो पर्यावरण है हमारा, हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है। जी। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि अजवाइन के पेड़ की बात हो रही है, उसी तरह अजवाइन के साथ साथ आप देखिए इलायची का लगा सकते हैं आप पे। आप देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बातें करते हैं, घर पर हम पेड़ पौधे लगाते हैं। टेरेस फार्मिंग की हम बात करेंगे, स्ट्रॉबेरीज हमने लगा दी हैं, हमने जो है अमरूद के पेड़ लगा दिए हैं। नींबू की बात करूं, फहीम जी आप मुझसे जरूर वाकिफ होंगे, आज ही कुछ टाइम पहले ही, अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले, मैं अपने खुद घर के पास जो मेरा पार्क लग है, वहां पर नींबू जो है मैंने तोड़े हैं, कुछ 5-6 किलो नींबू है तोड़े हैं। लेकिन वही चीज आप देखिए, जब हम बाजार से, और जिसको मैंने नींबू दिया, उन्होंने यही बोला है कि बड़े रसीले हैं और बड़े ही स्वादिष्ट हैं, खुशबू बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें जो है पानी जो है स्वच्छ पानी का, अच्छा पानी यूज किया गया है, उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है जो डाले गए हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप देखिए केमिकल है उसमें नहीं पड़ा, नेचुरल खाद हो गई उसमें हो गए जो आप देखिए कि जितने भी अर्थ फॉर्म्स हो गए, ये सारी जो है हमारी पेड़ की जड़ों के लिए अच्छे होते हैं, उन चीजें वो ही नेचुरल तरीके से वो पेड़ बड़ा हुआ है, और उसके बाद जो फल हमें मिला है उसका जब हम आगे दिया है सबको, तो सबने अपना उसका बखान किया है। इसी के साथ यहाँ पर बात करूंगी ना सिर्फ नींबू के पेड़ की, बल्कि और भी बड़े सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको आप अपने घरों के आसपास, आप अपने फार्म, जहाँ पर भी आपका जो गार्डन है वहाँ लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अब बात करेंगे, जरा आलू की भी बात करूँ। पहले के टाइम में ना ऐसा होता था कि हम जो है सब, अब आज भी ऐसा है कि आलू जो है हम बाजार से लेके आते हैं, लेकिन आप घर पर भी एक अच्छी जमीन देखकर वहां पर आलू उगाए जा सकते हैं। आप आलू को आप देखिए रख दीजिए एक जगह पर, जो जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, वहां पर आप रख दीजिए, आप देखेंगे आलू में से जो गांठें हैं वो निकलने लग गई हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, उनको छील के काट के बना के खा लेते हैं, लेकिन उसको थोड़ी टाइम के लिए रखने के बाद आप देखिए जैसे ही वो थोड़ा सा उपजाऊ होने लगेगा, आप उसे जमीन में जाके बो दीजिए, होगा ये कि उसकी फार्मिंग शुरू हो जाएगी, होगा ये जो वो आपका आलू है, पोटैटो है, वो उसका बाद बनने लग जाएगा। सिमिलरली बात करें अगर टमाटर की, तो कई लोग मुझसे यहाँ वाकिफ होंगे कि टमाटर जो है आजकल भाव बढ़ गए इनके, और इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि मैं क्या बोलूं, 80 रुपए या 100 रुपए किलो जो है बिल्कुल ये चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि टमाटर की अगर बात करें, तो इसकी भी आप घर पर आप इसे लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इनके बीज आते हैं, आप चाहें तो कुछ नहीं हो सकता है। पर्यावरण को हम बचाने के लिए अगर हम अच्छा स्वाद, अगर हम चाहते हैं, अच्छा आहार चाहते हैं, तो क्यों ना आज से ही हम इन चीजों को घर पर उगाएं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। अक्षय जी, आपने तो बिल्कुल ही मेरे को, यू मेड मी फील होम सिक, घर की याद आ गई। मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं पेड़ पौधे फूल फल की बात आरजे साक्षी के साथ। बिल्कुल भाई देखिए, साक्षी क्या है, जो अभी इतनी सारी बातें आपने बताई हैं और इतने पेड़ पौधों की बातें बताई, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। देखिए दोस्तों, आपने गौर किया हो तो आपके घर में अगर जो आपके बुजुर्ग हैं, माता हैं, या आपके जो भी बड़े हैं, आपने गौर किया होगा कि आपके घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा हुआ करता था, और उस तुलसी के पौधे को आपकी माता जी या आपका घर का बड़ा कोई भी सदस्य उसकी पूजा करता था। अब ये बताइए, तुलसी के पौधे की पूजा क्यों की जा रही है? भाई बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन तुलसी के पौधे की पूजा इसलिए की जा रही है क्योंकि उसकी जो तासीर है, उसके जो फायदे हैं, उसका घर में रहना ही इतना फायदेमंद है, जैसा बताया था साक्षी ने अभी। अच्छा चलिए, इसको भी छोड़ दीजिए, हम पीपल के दरख्त की भी पूजा करते हैं, उसके भी पीछे यही कारण है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है और सबसे ज़्यादा देता है। तो ये पेड़ पौधों की बातें आपसे जो की हैं या जो आपसे कर रहे हैं, सब पर्यावरण से ही ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं, जो कि आपको पर्यावरण के बारे में बहुत सारी बातें डिटेल से बता रहे हैं। और अगला सवाल भी, बहुत देर से सवाल नहीं हुआ है मानव से, तो एक सवाल हो जाए मानव। जी जी जी,
चलो But मैं सवाल करूं या सा- साक्षी सवाल करेंगी? नहीं नहीं, साक्षी जी की मैं बात या उससे पहले आज कुछ साक्षी करें? जी ने घर की याद दिला दी, आंगन की, हाँ। कि 5:20 हो रहे हैं और इस टाइम पे मैं अपने बगीचे में घूम रहा होता हूँ। और जहाँ आपने बताया कि अंगूर की बेलें, तो मेरे बगीचे में भी अंगूर की बेलें लगी हुई हैं। और पिछले महीने ही मैंने वहाँ से मतलब खूब अंगूर तोड़ तोड़ के खाए और बड़े स्वादिष्ट थे। जहाँ तक अपने बगीचे की मुझे आपने याद दिलाई तो बता ही देता हूँ फिर बगीचे में क्या क्या है। जी। वहाँ पे टमाटर भी हैं, मिर्च भी हैं, और मिर्च भी कई प्रकार की हैं जो यहाँ पे आसानी से नहीं मिलती, ज़्यादातर साउथ साइड में मिलती हैं। पान का पेड़ लगा हुआ है, पूरी बेल है पान की, और चेरीज जो हम केक के ऊपर लगाते हैं, आम हैं, अजवाइन जैसे आपने कही, और क्या कहते हैं वो पुदीना, तुलसी, अन्य प्रकार की तुलसी, 5-6 तरह की तुलसियाँ होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती पता ज़्यादातर नहीं लोगों होती है, को, जी। तुलसियाँ। और ऐसे खरबूज, खरबूज सदा भी हमने खरबूज खाए थे तोड़ के, उसमें से बहुत स्वादिष्ट थे। अमरूद है, चीकू के पेड़ हैं, स्ट्रॉबेरी के पेड़ लगे हुए हैं, तो और भी कई तरह के पेड़ लगे जिनके मेरे को अभी नाम भी नहीं पता। तो आपकी बात से घर की याद आ गई। और जहाँ आपने कहा कि रामायण का आपने जिक्र किया कि संजीवनी बूटी हनुमान जी पहाड़ उठा ले आए थे, तो ये भी हम देख सकें कि अगर हम एनवायरनमेंट को अपनी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, तो हम अपना कल्चर, अपनी आयुर्वेदा भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि कई बीमारियां हैं जो हम आजकल विदेशी ये वेस्टर्न मेडिसिन के पीछे भागते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, पर आज से कई साल पहले उन बीमारियों का चुटकी में इलाज किया जाता था। हमारे कई ग्रंथों में ये लिखा हुआ है इसके बारे में कि बड़ी बड़ी बीमारियां और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हम पे ऑलरेडी थी जो हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। आयुर्वेदा के चक्कर, मतलब आयुर्वेदा से मतलब ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं हमारा देश इतना हेरिटेज में इतना रिच है, और इंडिजीनियस स्पीशीज हैं। इंडिजीनियस स्पीशीज बोले तो ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स स्पीशीज हैं, और वो इतनी मतलब हेल्पफुल हैं कि अगर हम उनका मेडिसिनल यूज़ करें तो हमें वेस्टर्न मेडिसिन की और लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब वो गरीब आदमी तक भी मुफ्त में पहुंचा जा सकती है। बट वही है ना कि रेस लगी हुई है, आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी क्या थिंकिंग बन रखी है हमारी गलत। हमारा ये है यूरोसेंट्रिक थिंकिंग कि हमें लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अब एक टी शर्ट वेस्टर्न कंट्रीज से बन के आती है, उसमें लिखा हुआ है कि मेड इन यूएस, और दूसरी टी शर्ट में लिखा है मेड इन इंडिया। सेम ब्रांड है, बना चांदनी चौक में किसी बाजार में बिक्री होगी, पर हम देखते हैं भैया मेड इन यूएस लिखा है, बहुत अच्छी होगी यार, कारीगरी अच्छी की गई होगी, बनी वहीं पे, बस दाम का फर्क है कि एक बिक्री है 5,000 में, एक बिक्री है 200 रुपये में। तो थिंकिंग बन रखी है कि बाहर की चीज़ें तो अच्छी है, यूरोसेंट्रिक थिंकिंग है। अब आयुर्वेदा को लोग छोड़ के ये एलोपैथी वगैरह इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार, अपने अंदर ही दवाइयाँ भरे जा रहे हैं कि शरीर से भी दवाइयों की स्मेल आने लग गई हैं। आयुर्वेदा की दवाइयाँ होती थी पहले टाइम पे, जो बड़े बुजुर्ग खाते थे पहले, तो वो दवाई खाते तो उनके शरीर से भी एक खुशबू रहती थी, एक महक रहती थी, घर में एक पॉजिटिव ऑरा रहता था। आज के टाइम पे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो पूरे घर में ऐसा एक वाइब सी हो जाती है अलग सी, की एक स्मेल भी अलग सी हो जाती है। आपने हॉस्पिटल जैसा बिल्कुल। पर पहले टाइम पे ये सब नहीं होता था कि वो लेप भी लगता था ना, तो लेप से भी एक सुगंध बढ़ जाती थी कि मतलब पॉजिटिव सी स्मेल, कि बंदा जो बीमार होगा ना वो भी कहेगा चल भाई छोड़, बहुत हो गया बीमारी को, अब खड़े उठते हैं। तो वही चीज है। हाँ जी फहीम जी, आप क्या सवाल बोल रहे थे? आपको टोक दिया मैंने पीछे। नहीं, सवाल मैं करूं, सवाल साक्षी करे, पहले तो हम ये फैसला करें। आप साक्षी दोनों ही कर रहे हैं शुरू से, आप कोई भी कर लीजिए। फहीम जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप ही सवाल जो है वो जारी कीजिए। ठीक है जी। देखिए दोस्तों, क्या है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, आज का टॉपिक पर्यावरण है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। अब बात आज पर्यावरण की हो रही है, लेकिन हम समस्या की बात तो करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर समाधान भी साथ साथ लेकर के चलें तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं। और अब मेरा सवाल है कि हम पर्यावरण को किस तरह से बचा सकते हैं? हमारा ये सवाल हमारे मेहमान मानव से। जी देखिए, जब ये एनवायरनमेंट का कंसेप्ट उठता है तो जनरली हम ये कहते हैं कि जो आजकल के जो सिटीजन्स हैं दे लोथ अबाउट इट, मतलब लोथ मीन्स कि डिसलाइक कि हम एनवायरनमेंट के ऊपर बात करें, कंसर्न करें। उनका मेन फोकस रहता है टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको ज़्यादा मिलती हैं जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ज़्यादा, जिन्होंने AI कर रखा हो, डेटा साइंस जैसे कोर्स कर रखे हों। एनवायरनमेंट को बिल्कुल इट्स कम्प्लीटली लोथेड, बिकॉज सब लोग उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देते लोग उसमें ज़्यादा। और इसी चीज़ की वजह से ना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन
लैक ऑफ कम्युनिकेशन जैसे हैं, मतलब चीज़ें देखी जा सकती हैं। और बेसिकली अवेयरनेस के ना ये 3 पिलर्स हैं, ये 3 खंबे हैं, नीम हैं, जिन पे पूरा टिका हुआ है एनवायरनमेंट का अवेयरनेस का कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। सही कह रहे हैं। आपका सवाल क्या था फहीम जी? सवाल था मतलब इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, या हम पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, जितना मर्जी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएं, मेन तो है अवेयरनेस। जब तक हम खुद से, हर एक व्यक्ति खुद से इस चीज़ को अपने मतलब घर मान के अपना काम नहीं करेगा, तब तक तो कुछ होने से रहा। जी। बाकी अगर देखा जाए, इतिहास भी इस चीज़ का गवाह है। और ये चीज़ मेन जो थी, मतलब नज़रिए में कब आई, मतलब मेन जो ये प्रॉब्लम्स है नज़रिए में आई, रेचेल कार्सन जी। 1962 में इन्होंने एक किताब लिखी, साइलेंट स्प्रिंग। और मैं आप सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब ज़रूर एक बार पढ़ें, क्योंकि 1962 में रेचेल कार्सन ने ये किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने बहुत ही खूबी और डीप में बताया कि कैसे ये पेस्टिसाइड्स वगैरह हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और यही हैं, मतलब रेचेल कार्सन ही एक व्यक्ति हैं जिनकी वजह से ये बात यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची। और अन्य देशों ने उस टाइम की जो मतलब बड़ी बड़ी ताकतें थी इंटरनेशनल स्फीयर में, उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी, और जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने एक कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हेल्ड करी 1972 स्टॉकहोम में, और इसको बहुत फेमसली कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। बट इसमें ना एक अप्रोच रही थी कि जो डेवलप्ड है नॉर्थ और जो डेवलपिंग साउथ है, मतलब जैसे इंडिया वगैरह जो बाद में आज़ाद हुई थी, ये बाकी देशों से 100-150 साल पीछे चल रही थी। अब इन्होंने क्या करा, एक अप्रोच रखी कि भैया नॉर्थ वाले तो डेवलप्ड हैं, उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन दे दिया ऑलरेडी, कि पोल्यूशन को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सब वगैरह पहले वेस्टर्न कंट्रीज में पहले आया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे दी पोल्यूशन को। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, इनमें आया, इनके सवाल ये उठे कि भैया आपने तो ऑलरेडी इतना पोल्यूशन कर दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, हम पे हुकूमत करके, अब हम क्यों कंट्रीब्यूट करें एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? क्या हमें ग्रोथ करने का अधिकार नहीं है? आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, हम अब आज़ाद हुए हैं, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का अधिकार नहीं है कि हम आपकी गलतियों की सज़ा हम क्यों भुगतें? ऐसी चीज़ों पे फोकस किया गया और 2 अप्रोच निकले, जैसे मैंने पहले बताया था, इकोसेंट्रिक और एंथ्रोपोसेंट्रिक। इकोसेंट्रिक में एनवायरनमेंट पे एम्फेसिस किया गया, और इसके लिए एक इंटरनेशनल लॉ निकला, एंड इट वाज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन प्रोविजन ऑफ मिलिट्री एंड हॉस्टाइल यूज ऑफ एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, एंड इट वाज पास्ड इन 1977, जिसमें था कि एनवायरनमेंट का हम कोई ऐसा यूज़ नहीं करेंगे वॉरफेयर के लिए, हम डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, मतलब इट प्रोहिबिट्स कि एनवायरनमेंट को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते लड़ाई झगड़ों के लिए, अपने देश के मुठभेदों के लिए। और ऐसे फिर एक वो निकला कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो एनवायरनमेंट में हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन। पोल्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स टॉपिक है और इसमें टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। तो जब हम बात करते हैं तो घूम फिर के एक चीज़ माइंड में आती है, क्लाइमेट चेंज। अब आपने देखा होगा आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं, एसिड रेन हो रही है, ताजमहल का कलर चेंज हुआ था, येलो हो गया था पूरा, सल्फर का पूरा एक्यूमुलेशन हो गया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो पूरी तरह से पीला हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ठोस कदम उठा रही है, क्योंकि हमारी जो ये धरोहर है उसको हम नहीं ऐसे खराब होने दे सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ पोल्यूशन की जब यहाँ बात हो रही है तो एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूँगी फहीम जी मैं यहाँ पर, कि एक अगर साल 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से, ये थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट है लेकिन रिपोर्ट जो है बड़ी पुख्ता है, और ये कहती है कि भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जहाँ पर 51 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं ये रह रहे हैं। इनमें से 40% लोग जो है भारत के उत्तरी क्षेत्र में रह रहे हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर यानी कि हमारा फरीदाबाद भी शामिल है, और कोलकाता जैसे और भी शहर जो है शामिल है। इन राज्यों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी के 9 साल खो बैठे हैं, और इसके पीछे वजह है प्रदूषण। इस रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान की AQLI डेटा जो है उससे पता चलता है कि यहाँ रह रहे लोगों की जिंदगी जो है 5.5 साल तक आगे और ज्यादा बढ़ सकती है अगर यहाँ पर वायु प्रदूषण ना हो। देखिए, इसमें मेन चीज़ यही है कि
हम वही चीज़ आती है कि इट्स नॉट हाईली पॉपुलेटेड, इट्स ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड ऑल्सो, कि बहुत पास पास रहते हैं, जगह नहीं है, तो उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि ऐसे कई देश हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पे लोग देश बड़े हैं साइज़ में, ये लोग बहुत खुला खुला रहते हैं, तो वो चीज़ से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हम ये नहीं दे सकते, हम इंडिया को इस चीज़ में, हम स्टैट्स जो ये आते हैं, इन स्टैट्स के बारे में मैंने भी कई रिसर्च करी थी, और ये जो स्टैट्स होते हैं ना, ये सिर्फ एक या दो एक्सपेक्ट्स को देख के बनाए जाते हैं, बट अगर आप ओवरऑल एक्सपेक्ट्स की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया इज़ नॉट द टॉप पोल्यूटर ऑफ द ग्लोब, कि मतलब वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब पोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। बस यही है कि वो पॉपुलेशन और ये क्या कहते हैं लैक ऑफ स्पेस की वजह से इंडिया का नाम ज़्यादातर ऊपर आता जाता है, पर वो ऐसा है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स उठाए और इंडिया को मतलब काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमने जाता हुआ देखा है। और मैं बात करूँगा इसी मौके पे, उनकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फ्राइडे फॉर फ्यूचर्स। ये संगठन इंटरनेशनल है, बट इंडिया में भी इसकी एक ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट है, और वहाँ पे कई मतलब हमारे जैसे छात्र और बड़े बड़े प्रोफेशनल बंदे भी इसमें पार्ट लेते हैं, और अपनी लाइफ में से बिजी शेड्यूल में से कुछ घंटे एनवायरनमेंट की तरफ देते हैं, गवर्नमेंट को अवेयर करवाते हैं कि उनकी पॉलिसीज में कहाँ कमी रह गई है, कहाँ चेंजेस कर सकते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से सबसे यही दरखास्त करूँगा कि ज्वाइन करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि एनवायरनमेंट ये भी हमारी एक ड्यूटी है। जैसे हम ड्यूटी करने जाते हैं, पैसे कमाते हैं, परिवार को पालते हैं, वैसे ये भी एक हमारी ड्यूटी है कि हम थोड़ा सा समय अपने पर्यावरण को दें। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी अहम जो बात है आपने कही है। साथ ही साथ यहाँ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए पोल्यूशन की, यहाँ मैं बात कर रही हूँ, तो इससे आप चाहे देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ भी जुड़ी हुई है। अच्छा, तो इससे मैं आपको बताऊंगी कि जैसे अगर बात करें हमारे फेफड़ों की, जी हाँ, फेफड़ों की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, तो अस्थमा का रोग, फेफड़ों का कैंसर यानी कि लंग कैंसर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और साथ ही साथ आपको कंठ रोग यानी कि आपको गले में दर्द, ये जो समस्या है, ये क्या होता है जब पोल्यूशन बढ़ जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि दिवाली के आसपास जब टाइम होता है, तब हमारी ना आँखों में इरिटेशन शुरू हो जाती है, रेडनेस आने लगती है। बात करें अगर आपके लंग इन्फेक्शन में, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। अच्छा, कफिंग की अगर आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम हो गई, जब आप कफ करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो बहुत ही वो ब्लैकिश कलर में, क्योंकि वो जो सारा पोल्यूशन है आपके लंग्स में एकदम कैद हो गया है, बैठा हुआ है। तो कैसे आप उससे देखिए निजात पा सकते हैं? कई सारे से आप देखिए पानी, आप पहली बात तो जब सुबह आप उठे तो देखिए अपने लेना थोड़ा सा, पहली बात तो थोड़ा सा इन नेचर के साथ अपना टाइम व्यतीत कीजिए। साथ ही देखिए अब क्योंकि अब बाहर की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं रोज़ाना अपने कार्यक्रम यानी कि रिचार्ज मॉर्निंग में आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ आपको रोज़ाना सुबह कि हमारी जो एयर क्वालिटी है उसके बारे में बताती हूँ। तो कभी तो वो 178 हो जाती है, तो मैं कहती हूँ देखिए मॉडरेटली पोल्यूटेड है, ज़रा सा आप ध्यान से बाहर निकलिए, मास्क पहनिए। तो देखिए अभी यही कहूँगी कि अभी भी आपको लगे कि पर्यावरण के, देखिए क्या होता है कि अगर आप स्टेप्स जो होंगे, क्योंकि जब कुछ जलाने की बातें आती हैं, जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, कुछ सामान कुछ भी होता है इकट्ठा, कूड़ा इकट्ठा हो गया, हम उसमें जला देते हैं, लेकिन जलाना नहीं है, क्योंकि प्रदूषण वहीं से फैल रहा है। एक एक करके आप अगर खुद भी स्टेप लेंगे, अगर खुद जो है, तो उससे धीरे धीरे करके आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। पेड़ लगाइए जितने लगा सकते हैं, पानी को बचाना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए क्या होता है कि ये जो प्रदूषण है, कुछ 5 मुख्य कारण की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन एक अहम मुद्दा है। साथ ही साथ सड़कों पर देखिए जो उड़ने वाली धूल है, जिसके लिए हमारी सरकार जो है कई सारे कदम उठा रही है। आपने देखा होगा कि जब भी आप रोड पे आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक जो सरकारी गाड़ी होती है, वो जो है वो पानी का छिड़काव करती हुई चलती है रोड पर, ताकि धूल मिट्टी ना उड़े, जिस वजह पे आपकी सेहत पर उसका असर ना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सपोर्टिव बनने की ज़रूरत है, आपको उनका साथ देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बात करें अगर सिगरेट की पोल्यूशन की, इसी के साथ जैसे पराली जलाने से भी ये जो पोल्यूशन है कई हद तक बढ़ जाता है। आप देखिए कि दूसरे स्टेट में उसको जलाया जाता है और
वायु इस तरह से हवा के झोंके से वो जो है, और जो है दिल्ली एनसीआर की, फरीदाबाद की बात करूं, यहाँ पर भी आता है, पोल्यूशन आता है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और उससे प्रभाव जो होता है कई ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। जी इसी के साथ बात करूं, अगर देखिए और भी अगर कुछ हम बात करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर आप देखिए गाड़ियों के धुएं से अब निकलने वाले धुएं की मैंने बात करी, साथ ही साथ देखिए ईंधन से चलने वाले जो कुकिंग और हीटिंग यंत्र होते हैं, ये भी एक मुख्य कारण है। साथ ही साथ खराब वेंटिलेशन। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि हम घरों में भी ना, हम क्या करते हैं कि पहले जो घर होते थे ना, वहाँ पर बड़े खिड़की दरवाजे और हम बड़े खुला रखते थे। आजकल क्या होते हैं, एयर कंडीशनर हमने यूज़ करने लगे, और ये एयर जो कंडीशनर है, ये भी एयर कंडीशन जो हम यूज़ करते हैं, एसी का यूज़ कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए बात जो है, अब घर से ज़्यादा लोग क्योंकि जो कि घर में रह रहे हैं, ये भी एक पोल्यूशन का कारण बनता है, एयर पोल्यूशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब जो लोग रह रहे हैं, अब जैसे कि मानव हमारे साथ बैठे, उन्होंने कहा कि डेंसली जो है, क्योंकि जगह नहीं है इस वजह से, और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ये भी एक रीज़न है। साथ ही साथ यहाँ बात करूँ, अगर घर में अगर खराब हवा जब आपके रहती है ना, तब सेहत पर इसका कहीं गुना ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि अब अस्थमा की मैंने बात करी है, जैसे कि मैंने फेफड़ों की बीमारी की बात करी है, कफ, छींक और सीने में दर्द की अगर मैं बात करूं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बात करूं, आँख, नाक और गले में जलन की बात करूं। देखिए क्या होता है कि जब पोल्यूशन से हमारे जो सारे अंग जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। जैसे कि हम आँखों की बात करें, सबसे पहले हमारी आँखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कोई भी अगर कण होता है, आप देखिए कि पहले अगर हल्की सी धूल चलती है ना, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए क्या होता है कि हमारी जो है एकदम से हमारी पलकें जो बंद हो जाती हैं धूल को अवॉइड करने के लिए। लेकिन आप देखिए जो पोल्यूशन है, ये आपको नहीं दिख रहा है, ये हवा में एकदम घुल चुका है, लेकिन वो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, आपकी आंखों में इरिटेशन की समस्या। आपने बहुत लोग देखे होंगे जिन्होंने आपसे कहा होगा कि अभी हमारी आंखें जो है वो लाल रहती है, रेडनेस रहती है आंखों में। वो यही रीज़न है, एक रीज़न है, ये है, हो सकता है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो, और एक मुख्य रीज़न ये भी है कि हो सकता है पोल्यूशन का एक बहुत ज़्यादा असर उनकी आंखों पे हो। इसी के साथ यहाँ बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए हमारा जो पोल्यूशन है, हमारे लंग्स पर भी इसका असर रहता है। तो देखिए अगर लंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए इससे ना उम्र भी घटती है। जी हाँ, कोई भी अगर ऐसी बड़ी बीमारी जो कि आपके ऑर्गन्स के लिए अच्छी नहीं है, उससे आपकी उम्र घटती है। हृदय रोग इससे हो जाते हैं, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम होती है। आपके जो फेफड़े हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। साथ ही साथ अस्थमा का जो ख़तरा है वो तो बढ़ता ही है। और आपको मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान रहता है तो वो है अस्थमैटिक जो लोग होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा जिन्हें होता है, वो कई हद तक जो है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब देखिए परेशानी का कारण पोल्यूशन है, और देखिए क्या होता है, परेशानी का जो कारण है पोल्यूशन तो है ही, सिगरेट का धुआं। जी हाँ, जो खुद इनटेक करते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि देखिए धूम्रपान करना बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये तो उस पैकेट पे भी लिखा होता है, जिस पैकेट से आप सिगरेट निकाल के पीते हैं, उस पर भी आपके जो लंग का बना होता है कि इससे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, और वो कैंसर होने के चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर देखिए अब लंग्स की बात मैं करें, और साथ ही बात करें अगर कुछ उपाय की बात करें, कि अगर यहाँ पर अगर उपाय की बात करूँ, तो मानव मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ जैसे उपाय जो घर पर रहकर हम जो है इस पोल्यूशन से बच सकते हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए। जी देखिए, जहाँ तक आपने सिगरेट की बात करी, ना केवल सिगरेट, जो उसको पीने के बाद उसका बट बचता है, सिगरेट बट, जी वो खुद में एक बहुत टॉक्सिक है। जी पहली बात तो उसमें एक प्लास्टिक एलिमेंट्स हैं। दूसरी चीज़, जो सिगरेट के उसमें वो होते हैं एलिमेंट कंटेंट होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब सिगरेट ज़्यादातर लोग, हम मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं वो क्या करते हैं, सिगरेट पीने के बाद उसको सड़क पे फेंक देते हैं, कहीं भी उठा के फेंक देते हैं। कहीं प्रॉपर डिस्पोजन तो बना ही नहीं है कि यहाँ पे जाके डिस्पोज कर दो आप। तो क्या होता है, जब बारिश होती है, कुछ भी होता है, वो जमादार उनको झाड़ू लगाते हैं, सब नाली में कर देते हैं, वो वाटर साइकिल में मिल जाता है। और वही चीज़ जो मछलियाँ होती हैं नदियों में सब होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और हमारी फूड चेन में आता है। जी ये जैसे ऑयल रिफाइनरीज बनी हुई हैं, ये सब
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है क्योंकि सिगरेट का जो टॉपिक है ये आज के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयर करवाने के लिए कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि जब एनवायरनमेंट की बात की जाती है तो लोग बड़ी बड़ी चीज़ सोचते हैं कि पेड़ लगाओ या पैसा इन्वेस्ट करो, यहाँ वो करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, डैम वैम बनाओ, ये करो। पर नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ है कि अपने घर में एक पेड़ लगा लो छोटा सा, उसमें रोज पानी डालो, सिगरेट के बट्स हो या कुछ भी हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, कुछ भी हो, उसको कम से कम यूज़ करें। क्योंकि देखो हम ये नहीं कह सकते कि बंद कर दो और एकदम से बंद हो जाए चीज़ें। धीरे 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 हर चीज़ पे काम होता है। आप अपना कूड़ा फेंक रहे हैं तो उसको अलग करें। अब ये देखिए सरकार ने निकाल रखा है कि हर कूड़े को अलग हमें सेग्रीगेट करना है कि प्लास्टिक का अलग, मेडिकल का अलग, बायोडिग्रेडेबल अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग। बट हम जब गाजीपुर लैंडफिल को देखते हैं तो वहाँ पे हर तरह का कूड़ा आपस में मिला जुला होता है, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो कहीं फैक्ट्री का हो, कहीं का हो, घर का हो, सब्जियां हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो, सब मिक्स होता है उसमें। और उसकी हाइट अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल से 70 मीटर से भी ऊपर हो गई थी बीच में। जी। अभी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और उसको थोड़ा कम कर दिया गया है, बट 70 मीटर से भी हाई हो गई है। हम यहाँ बैठ के उस पर बात कर रहे हैं, पर उनसे पूछिए जो लोग उसके आसपास रहते हैं, बारिशों के मौसम में उन लोगों का क्या हाल होता है। और उन लोगों से भी जो काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि उसमें से एक टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं ऐसी जो मतलब बहुत ज़्यादा जानलेवा है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी और जो आसपास रहते हैं। जी 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 बिल्कुल जी, बात बिल्कुल ठीक कही है आपने। और देखिए दोस्तों, होता है क्या है कि इस तरह की जो बातें आपसे कही जा रही हैं, वो सारी बातों को आप तक पहुंचाने के पीछे बस मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। और ये सारी जागरूकता हम सबके लिए ही ज़रूरी है। और रही बात पर्यावरण को संरक्षित करने की, तो भाई देखिए किसी एक की तो जिम्मेदारी है नहीं। जैसे सांसें आप लेते हैं वैसे ही मैं भी सांसें लेता हूँ, तो जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी है। अब बस ज़रूरत यही है कि कितना आप इन बातों पर अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं। क्यों मानव? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि देखिए कई सारे लैंडमार्क एग्रीमेंट्स किए गए हैं इस पे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं और जो चीज़ लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें पता ही होगा कि बर्लिन मैंडेट, क्योटो प्रोटोकॉल और कोपेनहेगन अकॉर्ड जैसे कई सारे इंटरनेशनल इस पे लैंडमार्क्स किए गए। लैंडमार्क्स का मतलब लैंडमार्क इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। जी। क्योंकि जो बंदे इसके बारे में नॉलेज रखते हैं उन्हें पता है कि इसने उस जो हवा चल रही थी उस हवा के रुख को ही बदला है उस टाइम पे, तभी इन्हें लैंडमार्क कहते हैं। और इनकी वजह से ही जो हम कहते हैं ना कि पोल्यूशन में हम कैसे चेंज करें, क्या करें, कैसे पॉलिसीज को चेंज करें, अभी तक जितने भी सवालों के जवाब मैंने दिए उसका अगर मोटा मोटा जवाब दिया जाए तो मैं ये कहूँगा इसका मेन फंक्शन ये होता है मिटिगेशन, एडेप्टेशन, इंटरनेशनल रिव्यू, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड कंप्लायंस सिस्टम। कि कैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो मिटिगेशन का मतलब हम ये कहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको कैसे रोकें, और एडेप्टेशंस का मतलब ये होगा कि जो प्रॉब्लम्स हो चुकी है उसके साथ हम कैसे जीना सीखें। और जैसे बाली एक्शन प्लान है, जो बाली कंट्री में एक्शन प्लान लिया गया था, वो एक एडेप्टेशन प्रोग्राम का ही पार्ट था। और वैसे ही जैसे इंटरनेशनल ये जो कमीशंस बन रही हैं ये हमारा रिव्यू करती रहती हैं कि आपका कितना ग्रीन हाउस एमिशन है, क्या है, हम पे चेक रखती है। क्योंकि एक स्टेट की गवर्नमेंट पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चेक रखती है, वैसे ही कंट्री की गवर्नमेंट पे भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट चेक रखती है। और फिर कई देश हैं जिन पे पैसा ही नहीं है। हम कहते हैं कि लोग जागरूक नहीं है या सरकार जागरूकता नहीं फैला रही, ये नहीं कर रही, पर कहीं किसी किसी देश पे पैसा ही नहीं है, उन पे अपनी सरकार चलाने का भी पैसा नहीं है। अफ्रीका के कितने देश हैं जिसमें अपनी सरकार चलाने तक का पैसा नहीं है, तो वो पर्यावरण के बारे में क्या करेंगे। तो उन देशों को पैसा पहुंचाना कि ताकि वो आगे बढ़ सके, इस चीज पे कार्य कर सके, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कई देश ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, जो सिर्फ हथियार बनाने में लगे हुए हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है लोगों से, पर्यावरण से। उन देशों पे काबू रखने के लिए ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो उनको कंप्लाई करवाएं कि भैया ऐसे रूल्स हैं, आप उनको फॉलो करो अगर आपको रहना है तो। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे एक सोशल एनिमल है। जी जी, हम लोग आखिर में एनिमल ही तो हैं, भले सोशल है, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते, बिल्कुल हमें सबके साथ रहना है। और जानवर हैं तो भैया पर्यावरण की हमें जरूरत है।
क्योंकि हमें खाना भी खाना है, हमें सांस भी लेनी है, हमें पेड़ पौधों के बिना हम रह नहीं सकते। सवाल ही नहीं है। जी जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न होगा, सवाल होगा, फहीम जी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि वो जी। प्रश्न जो है मानव से मैं पूछना चाहती जी हूँ। बिल्कुल। तो मानव, यहाँ जो अगला सवाल वो है कि पर्यावरण की जिम्मेदारी की अगर मैं बात करूँ तो आम लोगों के लिए क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, क्या वो जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि हर किसी को जो है, हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि कदम उठाने चाहिए, तो आज से हम शुरू करें, लेकिन आपको कैसे, आप इस बात पर कैसे आप विचार अपने साझा जरा कीजिए, जरा हमें बताइए कि एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए हर नागरिक की। जी जी जी। देखिए, मैं इसमें ना अपनी स्टेटमेंट दूंगा और अपनी स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी बोलूँगा, क्योंकि हर स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं होती जी। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि एवरी वॉइस काउंट्स, कि हर व्यक्ति की आवाज़ मायने रखती है, बट एक एक बंदे की आवाज़ से ना बड़े लेवल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनेगा, मैं मानता हूँ, बट सागर ही तो वो ला सकता है, एक लहर ला सकता है, बूंद तो लहर नहीं ला सकती है ना, सागर ही लहर ला सकता है। तो वही है, इन चीज़ों में टाइम लगेगा, अब लोगों को सोचना है, अपनी सोच बदलनी है, बट इस मेरे मतलब जो सोच रखी मैंने कि सागर ही वो लेकर आएगा लहर, इंदौर शहर ने ये करके दिखा दिया सिर्फ बूंद से। बिल्कुल। और मैं कहना चाहूंगी वहाँ पर 7 का जो रूल डस्टबिन का है वहाँ फॉलो किया जाता जी, जी, है, बिल्कुल। और इंडिया की सबसे साफ सुथरी क्लीनेस्ट सिटी में उसे काउंट किया जाता है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार लगातार उन्होंने ये रिकॉर्ड जीता है क्लीनेस्ट सिटी का। और इंदौर की जब हम बात करते हैं तो हमारे चेहरों पे एकदम से, जब हम पोल्यूशन लेके नेगेटिव वाइब ले रखे थे, एकदम से सभी के चेहरों पे वो मुस्कान आ जाती है जब याद करते हैं इंदौर की। और इसमें सबसे बड़ा योगदान इंदौर की म्यूनिसिपल काउंसिल का रहा है और वहाँ की सरकार का रहा है, कि जिस हिसाब से उन्होंने वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए काम किया गया है, और वहाँ के कर्मचारी खासकर जिन्होंने हर घर से ईमानदारी से कूड़ा कलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं बाकायदा कि कूड़ा प्रॉपर सेग्रीगेट किया गया है नहीं किया गया। तो कहते हैं ना, सिर्फ अवेयरनेस से फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी की, जो कर्मचारी हैं उनकी ईमानदारी अपने काम के प्रति, अपने देश के प्रति, तो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम इसको एक नज़रिया से नहीं दे सकते, कई सारे नज़रिए होते हैं जो इस चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में मदद करते हैं। सरकार ने तो पॉलिसी बना दी है, इंदौर सरकार ने, और मैं यहाँ पे सलाम करना चाहूँगा उन कर्मचारियों की ईमानदारी को और उस शहर की जनता को, जिन्होंने इस चीज़ को एक अपने कर्तव्य की तरह लिया और बहुत अच्छे से, मतलब इंदौर शहर इतना साफ, हिंदुस्तान में इतनी पॉपुलेशन है, क्योंकि इंदौर छोटा शहर नहीं है, और उस हिसाब से इतना साफ, तो बहुत मायने रखता है। क्योंकि इंदौर हम गए हैं, इंदौर में हमने देखा है कितनी साफ सफाई रही है, तो उस हिसाब से इंदौर बहुत बड़ी बात है ये। जी, बहुत बड़ी बात है। और ये जो बात आपने बताई है इंदौर के बारे में, देखिए होता क्या है कि अगर शहर की बात कर लें, प्रदेश की बात कर लें, तो एक दूसरे से प्रेरित होकर के इस काम को और आगे बढ़ाया जा सकता है। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जो कि आपको इसी के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं। साथ में साक्षी भी है, और साक्षी भी कई सवाल कर चुकी हैं, और सवाल बहुत सारे हो चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त हमारा जाने के करीब आ रहा है, लेकिन अभी कुछ और बातें हैं जो अपने मेहमान से हम जानना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे दिवस होते हैं, आप मनाते हैं, और जब बात आती है पर्यावरण की तो एक पर्यावरण दिवस भी होता है। संयुक्त राष्ट्र के जरिए घोषित ये दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई, और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। लेकिन इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और इसको बचाने के लिए प्रयासरत रहें। और साक्षी शायद कुछ कहना चाह रही हैं। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं देश की, तो देश के साथ साथ मैं विदेश की तरफ भी अब जाना चाहूँगी। और देखिए फहीम जी, मैं ये जो सवाल है आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि विदेश की हम बात करें तो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। चाहती हूँ कि मानव इसका जवाब दे, सवाल आप जरा पूछें और मानव इसका जवाब दे, क्योंकि हमारे लिसनर्स के लिए
ज़रूरी है इन बातों का भी जानना। अगर हम बात करते हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें अगर, क्योंकि वातावरण जो है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हवा एक ही है, जी। हमारी अर्थ यानी कि हमारी जो बिल्कुल पृथ्वी सही है वो बात। एक ही है। अब इसके ऊपर बात करेंगे, ना सिर्फ यहाँ दुनिया या पूरी ये जो पूरी, ना सिर्फ स्टेट की हम हाँ। बात कर रहे हैं, देश की बात करें, अब देशों की हम देशों की बात करेंगे। करें, बिल्कुल। जी। मानव क्या कहना चाहते इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे हम बात करते हैं तो हम्म। पॉलिटिकल रिलेशंस में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत डाइवर्स कंसेप्ट है। जी। और पॉलिटिकल रिलेशंस जो होते हैं ये इसमें बेसिक जो रोल खेलता है वो है पावर रिलेशंस। कि Yes. कोई देश मजबूत है, कोई देश कम मजबूत है, हम्म। तो लोग क्या, जो पावरफुल नेशंस होते हैं दे मैनिपुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग और द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और उनको अलाइन कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट के साथ। और इस हिसाब से ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस होती हैं। बट जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये पावर रिलेशंस बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। पर एक चीज़ है कि क्यों करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो है ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन से हमारा ये मतलब है कि हवा पानी कुदरत ने सब, मतलब भगवान ने जो बनाई कुदरत पूरी है हम सबके लिए बराबर बनाई है। तो टी.एच. ग्रीन ये चीज़, टी.एच. ग्रीन एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं और उनका ये मानना है कि जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर मेंट इक्वली फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, पावर रिलेशंस एंड सो ऑन। तो ग्लोबल कॉमन के हिसाब से जब सब कुछ सब लोगों के लिए समान है, तो जब भगवान ने देश की बाउंड्री नहीं बनाई तो हम ह्यूमंस कैसे बाउंड्री बना सकते हैं? जी। और जब बाउंड्री बन भी गई तो हवा तो एक ही है ना। अगर एक देश में न्यूक्लियर बम फटेगा तो दूसरे देश में उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ है कि हमें क्या अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया कि हम इस चीज़ को पोल्यूट कर सकें, कि अपने देश में हथियार चलाकर हम दूसरे देश को प्रदूषित कर सकें। ये किसने हमें अधिकार दिया? किसी ने हमें अधिकार नहीं दिया। और हम कहते हैं ना कि देवताओं और असुरों में लड़ाइयाँ चलती आई पिछले उनों में, तो जितने भी पुराने एरास थे उनमें देवता और असुर में, वैसे ही इस बार भी ना यही है कि ये हमारा जो युग चल रहा है इसमें कि हम देवता भी हम खुद हैं और असुर भी हम खुद हैं, हम आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो किसी ने हमें अधिकार दिया, किसी ने हमें अधिकार नहीं दिया। और हम ग्लोबल कॉमन में बस एक हार्मोनी एस्टैब्लिश करनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की ओर। भले मैं खुद मानव हूँ और इस बात को मानता हूँ कि हमें मानवता को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से प्यार और एक रिश्ता। क्योंकि पहले टाइम देखिए आप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को ना हम अपने घर की तरह देख सकते हैं कि अपने घर को समझ लीजिए एक देश और दूसरे देश को समझ लीजिए अपना मोहल्ला। तो एक टाइम होता था, साक्षी जी आपने भी देखा होगा, फेम जी आपने भी, कि महाभारत चलती थी जब पहले, तो सारे बच्चे मोहल्ले के एक घर में इकट्ठे हो जाते थे, सारी औरतें साथ में बैठ के मूंगफलियाँ छीलने लग जाती थी, मटर छीलने लग जाती थी। और आजकल कोई बीमार भी पड़ जाए या कोई किसी के साथ कुछ बुरा हादसा भी हो जाए तो आस पड़ोसी को पता भी नहीं रहता ना, मतलब रहता है कि भैया हुआ क्या है। बिकॉज सोसाइटी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बन गई है, मतलब सो कॉल्ड सोफिस्टिकेशन, वैसे सोफिस्टिकेशन है नहीं, सो कॉल्ड। तो किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं। और अगर कोई कुछ करता भी तो ये कहता है ना कि पहले टाइम पे अगर बच्चा कुछ गलती करता था तो पड़ोसी को पूरा अधिकार होता था कि उसकी पिटाई लगा सके, उसको डांट सके। आजकल वो अधिकार नहीं है। तो वही चीज़ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में आती है कि एक देश दूसरे देश के काम में इंटरफेयर करता है तो इनको बुरा लगता है कि आप क्यों कर रहे हो। वो गलत काम के लिए करता है तो सही लगता है कभी कभार, और सही काम के लिए करता है तो बुरा लगता है जी। जो हमारी सोसाइटी चल रही है, हम उसी सोसाइटी को इंटरनेशनल वे में देख सकते हैं कि एक देश दूसरे देश में इंटरफेयर करता है, उसकी सोवरेनिटी को इन्फ्रिंज करता है। वेस्टफीलिया एक्ट 1648 में वेस्टफीलिया का ट्रीटी का कंसेप्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि देश वही कहलाएगा जिसकी सोवरेनिटी होगी कि इंटरनेशनल स्फीयर्स में कि कोई दूसरा देश उसके अंदर घुस नहीं सकता, उसको कोई दबाव नहीं दे सकता, और उसके इंटरनल मैटर्स में भी उसको कोई दबाव नहीं दे सकता। वो खुद अपने देश को आगे बढ़ाएगा, एक देश वही देश खिला सकता है कि उसकी एक परमानेंट बाउंड्री होगी और एक फिक्स्ड पॉपुलेशन होगी। बट धीरे धीरे टाइम में ना हम देखते हैं कि देश आज़ाद हो रहे हैं, डीकोलोनाइजेशन हुआ कि इंग्लैंड अमेरिका से बाहर गया, बट उसके बावजूद भी देशों को भारत की जो इम्पेरियल पावर्स थे, जो डेवलप्ड नेशंस के, उन्होंने काबू किया। कैसे काबू किया कि भैया इंडस्ट्रीज बना दी। अब गरीब देश हैं, उनको क्या ज़रूरत है, उनको भैया कि बने बनाया चीज़ें मिलती जा रही है, सस्ते दाम में मिल रही है, यहाँ बना रहे हैं तो महंगी पड़ रही है अपने देश में, क्योंकि वो नहीं, संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज तो है पर उनको बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बाहर से वही मटेरियल्स बनते आ रहे हैं बल्क में, सस्ता पड़ रहा है, तो किसके गुलाम हो गए? जो डेवलप्ड नेशंस हैं हम उन्हीं के गुलाम हो गए, उन्हीं के हिसाब से हमें चलना पड़ा, हम बस उनके लिए एक मार्केट बन गए। अब ना चाहते हुए भी हम आज भी गुलाम ही हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो।
वेस्टर्नाइजेशन, मैकडोनल्ड्स की कितनी ब्रांचेस हैं, स्टारबक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, ऐसे अन्य प्रकार के जो मतलब वेस्टर्न हैं उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, और लोग इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इवन मैं नाम लूँगा पर कुछ सरकारी नेता भी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं आज के टाइम में कि हमें अपने देश की मार्केट को प्रमोट करना चाहिए, अपने देश के लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए, ना कि वेस्टर्न ब्रांड्स को। और ये चीज़ है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल। तो इस बात से ज़रूर फ़हीम जी भी वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल फ़हीम जी, आपसे जानना चाहूँगी आपके क्या विचार हैं? नहीं, देखिए अभी जो मानव ने बातें बताई वो सारी बातें ठीक हैं, और जो इंटरनेशनल जो हमारे रिश्ते हैं, और जब पर्यावरण की बात आती है तो ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। देखिए जो बाउंड्री की अभी बात आप कह रहे थे कि हमने बाउंड्री कर ली है और कर भी ली है, लेकिन सांस तो हम वही ले रहे हैं ना, जी जो जी तो सांस ले रहे हैं, जो हवा हमारे पास आ रही है, तो वो उसके लिए कोई कैद नहीं है और कोई उसके लिए बॉर्डर नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब देखिए बातें तो बहुत ही मानव जो आपसे करना चाहते थे, समय थोड़ा सा कम है। अब समय की थोड़ी सी पाबंदी है। 1 घंटे हमारे साथ शायद 2 घंटे हो चुके हैं ना? जी, होने ही वाले हैं 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे होने वाले हैं। वक्त कैसे गुजर गया पता नहीं चला, लेकिन हम अपने इस टॉपिक पर कायम रहे। पर्यावरण के बारे में आपने बड़ी अच्छी तरीके से एकदम मतलब पूरी डिटेल विस्तार के साथ टेक्निकली बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, और इसके लिए मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही जो रेडियो की टीम है वो भी आपका धन्यवाद करती है। और साक्षी और मैं काफ़ी दिनों के बाद सवेरा देखा है। आपने तो देखा है, आपने जी, तो जी। कह दिया आप तो 3:30 बजे उठ जाते हैं। बात सच्ची है हाँ जी, बिल्कुल सच है। अच्छा, तब तो वाक़ई में हम एप्रिशिएट के लायक हैं। हाँ, नहीं, मैं वाक़ई में नहीं उठता इतनी जल्दी, और आप उठते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और स्वास्थ्य की जब बात आती है तो पर्यावरण को अलग नहीं किया जा सकता। पर्यावरण का सीधा ताल्लुक, सीधा रिश्ता हमारे स्वास्थ्य से होता है। अब चाहे आप किसी भी एज के क्यों ना हो। क्यों जी? जी जी, बिल्कुल स्वास्थ्य तो सभी के लिए ज़रूरी है। सभी के लिए ज़रूरी है। हाँ, तो बस ये है कि बातें बहुत सारी थीं, अब वक्त थोड़ा सा कम है, तो अब साक्षी क्या करें, अपने मेहमान से अपने श्रोताओं के लिए कोई पैगाम ले लें या कुछ कहना चाहती हो? बिल्कुल। सबसे पहले तो क्योंकि अपने स्वास्थ्य की बात करी है, और मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि जब भी बात होती है स्वास्थ्य की, आप जब भी बात होती है हेल्थ की, तो बात करती है आपसे साक्षी। तो यहाँ पर लिसनर्स से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। और देखिए अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो उसके लिए पर्यावरण, जैसे कि आपने कहा, तो अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है ये, पर्यावरण बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब मैं क्योंकि यहाँ पर 7 बजे आ जाती हूँ अपने लिसनर्स के पास, और आपने जैसे कहा कि सुबह उठते ही होते, जी हाँ बिल्कुल 5 बजे का मेरा अलार्म होता है। कभी कभी होता है कि क्योंकि हैबिट हो गई है एक तरीके की कि 5 बजे जब उठना होता है तो अपने आप ही 4:45 बजे जो है आंखें खुल जाती हैं, और अपने आप ही होता है कि अल्लाह का अलार्म बजता है कि अपने दोस्तों के पास, अपने लिसनर्स के पास पहुंचना है। तो हम जो सुबह का सवेरा ये जो होता है, राइज होता है, सनराइज, हम ज़रूर देखते हैं इसे। इसी के साथ यहाँ पर क्योंकि आपने बात यहाँ पर करी है पैगाम की भी, तो पैगाम मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन अपने लिसनर्स से उससे पहले ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक प्रण ले लीजिए कि आप जो है आज ही पेड़ ज़रूर लगाएं। मोटिवेशन आप देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात का बना लीजिए कि आज देखिए हमने ये प्रण लिया है, तो पहला तो मोटिवेशन यही हो गया कि प्रण लेने के टाइम पर आपने एक पेड़ लगा दिया। अच्छा, पेड़ क्या है, आप अलग अलग लगा सकते हैं। पहला आप आम का लगा लीजिए, दूसरा आप दूसरा लगा लीजिए। ऐसा करते करते आपके पास बहुत सारे वैरायटी भी हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा आपके पास कि जब वो ग्रो करेंगे तो आपको अलग अलग फल भी देते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब वक्त तो चला है, क्योंकि अब पैगाम की बात कर रहे थे फ़हीम जी, तो पूछ लेते हैं, हमारे साथ मानव बैठे हैं, कि मानव क्या वो खास संदेश है जो आज आप हमारे फरीदाबाद के लिसनर्स, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, उन तक पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, पैगाम तो मैं कुछ नहीं देना चाहता, बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और रिक्वेस्ट यही है कि हमारी यमुना नदी जो 1400 किलोमीटर दूरी तक बहती है, जो हिमालय संगम से स्टार्ट होती है यमुनोत्री से ताजेवाला तक, और वहाँ तक बहुत ज़्यादा पवित्र रहती है। ताजेवाला से वज़ीराबाद जब हरियाणा पड़ता है तो वहाँ के हरियाणा के खेतों से केमिकल्स आ जाते हैं, और दिल्ली सेगमेंट में वज़ीराबाद से ओखला बैरेज तक वो 22 किलोमीटर की लेन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा जानलेवा है। ओखला से चंबल तक और चंबल से प्रयागराज तक
देख सकते हैं कि थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल कम हो जाता है। पर जो ये ताजेवाला, वजीराबाद और दिल्ली का जो ये सेगमेंट है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो मैं जनता से यही दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि इस सरकार की इस मुहिम में और खुद से शामिल हों और यमुना नदी को फिर से यमुना नाले से यमुना माँ बनाएं। जी फिर से वो बचपन की यादें ताज़ा करें, अपने दादाओं की, अपने पूर्वजों की, जो जी। पहले की टाइम पे वो जो नदी थी, जी जी वही नदी दोबारा बनाएं। जी, बहुत शुक्रिया मानव आपका स्टूडियो में आने के लिए। रेडियो की पूरी टीम की ओर से और जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और साक्षी देखो अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइट।